तुमने अभी कहा था कि वाइफ सबसे ज्यादा सिमिलर होती है, और अगले ही पल वह एक सिंगल डॉग से 10,000 साल तक रिबॉर्न होकर एक स्कमबैग बन गया था। वह एक डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला आदमी था, लेकिन फिर भी उसने एक पॉपुलर फ्लावर जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाया और उससे एक प्यारी सी बेटी भी हुई थी। लेकिन अपनी वाइफ के साथ लव अफेयर खत्म होने के बाद उसे अचानक कंपनी से फायर कर दिया गया, जिस पर वह सोचता है कि यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने इस सैसी स्टार से शादी की थी और इसी वजह से उसका करियर खत्म हो गया। यह सोचकर तुम मन ही मन उसे बैस्टर्ड कहकर गाली देते हो, जिस पर चाइल्ड को गोद में लिए हुई शिया शियाओ जब देखती है कि तुम लगातार उसकी तरफ देख रहे हो, तो वह सबकॉन्शियसली मेनमेन को और भी कसकर अपनी आर्म्स में पकड़ लेती है। उसकी आंखों में टीयर्स भर जाते हैं। उसने कभी मेनमेन को लेकर भागने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन वह खुद भी एक ऑर्फन थी और फैमिली का सारा पैसा इसी डीमन के हाथ में था, जिस पर उन दोनों के डरे हुए चेहरे को देखकर तुम एक गहरी सांस लेते हो, फिर उठकर अपने अंदर के डार्क हैंडल को कंट्रोल करते हो। इसके बाद तुम धीरे से खड़े होते हो, रूम में घूमकर लाइट ऑन करते हो और वार्म ऑरेंज लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है, जिस पर पूरा रूम साफ दिखाई देने लगता है। सामने हर चीज बिखरी हुई पड़ी होती है, जिसे देखकर तुम बिना कुछ बोले पहले विंडो खोलते हो ताकि फ्रेश हवा अंदर आ सके। फिर उसके बाद तुम चुपचाप घर में पड़े एम्प्टी वीन बॉटल्स उठाने लगते हो। वहीं दूसरी तरफ शिया शियाओ अब भी मैंगमैंग को पकड़े हुए सोफा पर सिकुड़कर बैठी रहती है। बस उसकी आंखों में थोड़ा सा फर्क दिखाई देता है, जिस पर तुम मदर और डॉटर को डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि किचन से एक टॉवेल उठाकर टेबल साफ करने लगते हो। फिर धीरे धीरे पूरा घर साफ करते जाते हो, जब तक कि घर पूरी तरह स्पॉटलेस नहीं हो जाता, और तब तक तुम्हारे माथे पर स्वेट आ चुका होता है। इसके बाद तुम बेडरूम से अपने क्लीन क्लॉथ्स निकालते हो और बाथरूम के अंदर चले जाते हो, जिस पर शिया शियाओ बाथरूम का बंद डोर देखती है और उसका अब तक डरा हुआ बॉडी आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ता है। फिर वह सामने साफ किए हुए कमरे को देखती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन दिखाई देता है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, मेंगमेंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मदर को देखते हुए कहती है, जिस पर शिया शियाओ धीरे से कहती है, मेंगमेंग गुड, मम्मी अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। वह खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ बना ही रही होती है, तभी बाथरूम का डोर खुलता है, जिस पर तुम बाहर निकलते हो और टूटी हुई सोफा पर बैठी हुई मदर और डॉटर एक साथ फिर से सिमट जाती हैं। लेकिन तुम सिर्फ सिर हिलाते हो और उन दोनों को इग्नोर करके दरवाजा खोलते हो और बाहर चले जाते हो, जिस पर शिया शियाओ कुछ देर के लिए स्टंडन रह जाती है। उसकी आंखों में फिर से थोड़ा डिस्पियर आने लगता है। क्या वह फिर से बाहर वाइन लेने गया है? क्या उसने अभी तक इनफ नहीं पिया? अब वह और मेंगमेंग फिर से भूखे रहने वाले हैं। यह सोचकर शिया शियाओ अपने होंठ काट लेती है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और टीयर्स रुकने का नाम नहीं लेते, जिस पर मेंगमेंग घबरा जाती है और कहती है, मम्मी रो मत, मेंगमेंग को भूख नहीं लगी है। मेंगमेंग को लगता है कि शायद उसकी भूख की वजह से ही उसकी मदर रो रही है, जिस पर वह अपने छोटे छोटे व्हाइट हाथों से ऑकवर्ड तरीके से शिया शियाओ के फेस पर आए हुए टीयर्स पोंछने लगती है। लेकिन यह देखकर शिया शियाओ और भी ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मेंगमेंग गुड, मम्मी तुम्हें सुला देती है, सो जाओगी तो भूख नहीं लगेगी। मम्मी कल सुबह जल्दी उठेगी और तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी। मम्मी नहीं रो रही है। जिस पर शिया शियाओ धीरे धीरे एक लुलेबी गाने लगती है और मेंगमेंग को सुलाने लगती है। फिर जब मेंगमेंग की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, तब शिया शियाओ शादी के बाद के पिछले 2 सालों के बारे में सोचने लगती है और उसे हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख महसूस होता है, जिस पर आखिरकार वह फैसला कर लेती है कि वह कल इस जगह को छोड़ देगी और इस नरक से दूर चली जाएगी, चाहे बाहर जाकर उसे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन यह इस डीमन के हाथों तड़प तड़प कर मरने से बेहतर होगा। तभी अचानक बाहर डोर की आवाज आती है। यह सुनकर शिया शियाओ, जो अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, एकदम से कांप जाती है। फिर वह सबकॉन्शियसली मेंगमेंग के कानों को ढक लेती है और बाहर की हर आवाज को ध्यान से सुनने लगती है, जिस पर तुम डोर खोलकर अंदर आते हो। फिर सबकॉन्शियसली सोफा की तरफ देखते हो और अगले ही पल तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है, क्योंकि दोनों बेडरूम में वापस जा चुकी होती हैं। लेकिन तुम्हें याद आता है कि शायद उन्होंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, जिस पर तुम अपने हाथ में पकड़े हुए फूड को देखते हो और कुछ पल के लिए रुक जाते हो। फिर थोड़ा सोचने के बाद तुम वह खाना टेबल पर रख देते हो और बेडरूम की तरफ बढ़ने लगते हो। वहीं दूसरी तरफ शिया शियाओ अपना पूरा बॉडी टेंस करके बैठी होती है। वह तुम्हारे फुटस्टेप्स को सुनती है जो धीरे धीरे बेडरूम के पास आने लगते हैं, जिस पर वह अपने दिल में बस यही प्रे करती है कि तुम अंदर मत आना। लेकिन अगले ही पल बाहर से तुम्हारी आवाज आती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना खरीदा है, अगर भूख लगी है तो बाहर आकर खा लेना, मैं आज रात टॉयलेट में सो जाऊंगा। यह सुनकर शिया शियाओ की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। फिर वह तुम्हारे फुटस्टेप्स को धीरे धीरे दूर जाते हुए सुनती है। इसके बाद रूम में फिर से सन्नाटा छा जाता है और सिर्फ शिया शियाओ की नर्वस ब्रीदिंग की आवाज पूरे बेडरूम में गूंजती रहती है, जिस पर ना जाने कब मेंगमेंग अपनी आंखें खोल देती है। उसने तुम्हारी आवाज साफ साफ सुन ली थी
और अब वह क्यूरियोसिटी के साथ बंद डोर को देखने लगती है। फिर उसे खाने की बात याद आती है और उसे फिर से भूख महसूस होने लगती है, जिस पर वह धीरे से अपना स्लाइवा निगलती है और उम्मीद भरी नजरों से अपनी मदर की तरफ देखने लगती है। शा शियाओ अपनी बेटी की उन उम्मीद भरी आंखों को देखती है और फिर सिर नीचे कर लेती है, लेकिन इसके बाद वह किसी तरह हिम्मत जुटाती है और धीरे से बेडरूम के डोर तक जाकर उसे खोल देती है, जिस पर बाहर टेबल पर रखा हुआ खाना दिखाई देता है और उसकी खुशबू भी अंदर आने लगती है। यह देखकर शा शियाओ की आंखें फिर से भर जाती हैं। उसने सच में मदर और डॉटर के लिए खाना खरीदा था, लेकिन इस डीमन की अचानक दिखाई गई अच्छाई को देखकर शा शियाओ को खुशी नहीं होती, बल्कि उसके दिल में और भी ज्यादा डर पैदा होने लगता है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? उसे अभी और क्या चाहिए? जिस पर मेंगमेंग अपने नंगे पैरों से भागते हुए बाहर आती है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से डोर के पास जाती है और फिर दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगती है। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसके मुंह से अनअवेयरली स्लाइवा बाहर आने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि सिर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिना पलक झपकाए अपनी मदर की तरफ देखने लगती है, जिस पर शा शियाओ बेबस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने होंठों पर जबरदस्ती एक माँ वाली स्माइल लाकर मेंगमेंग को उठा लेती है। मेंगमेंग गुड, चुपचाप खाना खाते हैं। जिस पर मेंगमेंग घबराकर हल्का सा अपना सिर हिला देती है और रूम के अंदर बैठे हुए तुम भी बाहर की आवाज सुन लेते हो, जिस पर तुम एक गहरी सांस लेते हो। फिर बाहर का माहौल थोड़ा समझने के बाद तुम दोबारा सोचने लगते हो, क्योंकि खाना खरीदने के बाद तुम्हें अभी पता चला था कि इस फैमिली के पास अब सिर्फ 1800 से भी थोड़ी ज्यादा सेविंग बची है और अब तुम्हें ही पैसा कमाना पड़ेगा। जिस पर कुछ देर बाद तुम अचानक सीधे बैठ जाते हो। तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि तुम्हें अचानक याद आता है कि यह एक पैरेलल वर्ल्ड है। यह सोचकर तुम एक्साइटेड हो जाते हो। फिर तुरंत अपना मोबाइल उठाते हो और उसमें तेजी से सब कुछ चेक करने लगते हो। कुछ देर बाद तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी मेमोरी जैसी ही है, लेकिन यहाँ का कल्चरल इनहेरिटेंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हारी पुरानी दुनिया से पूरी तरह अलग है। जिस पर तुम अपना फोन कसकर पकड़ लेते हो और तुम्हारा दिमाग तेजी से चलने लगता है। फिर तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया के कुछ क्लासिक सॉन्ग्स याद आने लगते हैं। वह एक एक करके धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद तुम्हारा बॉडी ज्यादा देर तक साथ नहीं देता, जिस पर तुम अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए बेड तक ले जाते हो और धीरे धीरे सो जाते हो। अगली सुबह ठीक 6 बजे तुम धीरे से डोर खोलते हो और बेडरूम से बाहर निकलते हो। तुम देखते हो कि डाइनिंग टेबल और किचन पहले से साफ पड़े हैं, जिस पर तुम्हें समझ आ जाता है कि यह शायद शा शियाओ ने रात को खाना खाने के बाद साफ किया था। फिर तुम कुछ देर वहीं खड़े होकर सोचते हो और उसके बाद चुपचाप बाथरूम में जाकर फ्रेश होने लगते हो। तुम्हें पता था कि शा शियाओ आमतौर पर सुबह 8 बजे उठकर खाना बनाती है, क्योंकि पहले तुम हर बार 10 बजे के बाद उठते थे और उसके बाद सिर्फ ड्रिंक करके बैठे रहते थे। जिस पर शा शियाओ और मेंगमेंग तुम्हारे बचे हुए खाने से ही काम चलाती थीं। ये सोचकर तुम फिर से एक गहरी सांस लेते हो और जल्दी जल्दी तैयार होने लगते हो। वहीं दूसरी तरफ रूम के अंदर शा शियाओ पहले से जाग चुकी होती है, लेकिन वह बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर जब बाहर वॉशिंग की आवाज बंद हो जाती है और कुछ देर बाद डोर बंद होने की आवाज आती है, तो वह सोच में पड़ जाती है, जिस पर शा शियाओ थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे पर टिक जाती है। क्या वह फिर से बाहर चला गया? फिर वह काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती, जिस पर आखिरकार वह हिम्मत जुटाती है, बेड से उतरती है और धीरे से बेडरूम का डोर खोलकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वह महसूस करती है कि रूम में वाइन की स्मेल अब बहुत कम हो चुकी है और विंडो से आती फ्रेश हवा की खुशबू पूरे रूम में फैल रही है। यह सब देखकर शा शियाओ को सब कुछ अनरियल लगने लगता है, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से ऐसी फ्रेश हवा को फील नहीं किया था। जिस पर वह धीरे धीरे विंडो के पास जाती है और बाहर की दुनिया को देखने लगती है। फिर वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी अचानक डोर खुलता है, जिस पर शा शियाओ घबरा जाती है और पलट कर देखने लगती है और फिर अगले ही पल वह वहीं फ्रीज हो जाती है, क्योंकि तुम वापस आ चुके होते हो। तुमने फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स और राइस खरीदा हुआ होता है, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। जिस पर तुम दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल के लिए चुप रह जाते हो और इस बार तुम अपनी वाइफ को ठीक से देख पाते हो। वह बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारी पुरानी दुनिया की इंटरनेट सेलिब्रिटीज से भी ज्यादा खूबसूरत, लेकिन वह बहुत ज्यादा पतली हो चुकी थी। उसका फेस भी जरूरत से ज्यादा पैल लग रहा था, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि उसने बहुत समय से धूप नहीं देखी और ठीक से खाना भी नहीं खाया। जिस पर तुम उसे देखते रह जाते हो, लेकिन तभी शा शियाओ ऑकवर्ड होकर कहती है, क्या देख रहे हो? फिर वह खुद ही बात बदलते हुए कहती है, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। इसके बाद वह जल्दी से तुम्हारे हाथ से वेजिटेबल्स लेती है और किचन की तरफ चली जाती है, लेकिन किचन की तरफ जाते हुए शा शियाओ को खुद अपने कानों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने अभी तुम्हें हेलो कहा था और उसे यह भी समझ नहीं आता कि तुम अचानक खाना बनाना कब सीख गए। जिस पर वह किचन में तुम्हारी बिजी बैग को चुपचाप देखने लगती है। फिर उसके दिल में अचानक बहुत सारी शिकायतें और दुख भरने लगते हैं। वह अपने होंठ कसकर काट लेती है और उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगती हैं। ये सब क्या है? क्या तुम अचानक उस पर पिटी फील कर रहे हो? क्या तुम्हारा कॉन्शियस अब जाकर जागा है? तभी मेंगमेंग भी उठ जाती है
शायद उसे अपनी मदर दिखाई नहीं देती, जिस पर वह नंगे पैरों से भागती हुई बाहर आती है। लेकिन बाहर आते ही उसकी छोटी सी नोज खाने की खुशबू महसूस करती है और फिर वह तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किचन की तरफ देखने लगती है, जिस पर किचन में खड़े हुए तुम भी इस छोटे से लिटिल गाय को देख लेते हो। फिर तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल मैंगमैन डर कर शिया शियाओ के पीछे छुप जाती है। यह देखकर तुम हेल्पलेस होकर अपनी नाक छूते हो। इसके बाद कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है। फिर तुम दूर खड़ी हुई मदर और डॉटर की तरफ देखते हो और कहते हो हाथ धो लो और आकर खाना खा लो, जिस पर मैंगमैन के मुंह में साफ साफ पानी आने लगता है, लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ी रहती है और शिया शियाओ भी सामने के सीन को थोड़े डर के साथ देख रही होती है। तुम्हारे दिल में उम्मीद थी कि शायद वह दोनों तुम्हारे साथ बैठेंगी, लेकिन जब तुम उन्हें अब भी तुमसे गार्ड करते हुए देखते हो तो तुम्हारे दिल की सारी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिस पर तुम एक गहरी सांस लेते हो और कहते हो तुम लोग पहले खा लो। यह कहकर तुम सीधे टॉयलेट रूम में चले जाते हो। वहीं दूसरी तरफ शिया शियाओ कुछ देर तक वहीं खड़ी रहती है। वह टॉयलेट का बंद डोर देखती है, फिर अपनी बेटी की आंखों में भरी हुई उम्मीद को देखती है, जिस पर उसका दिल और भी भारी हो जाता है। फिर वह धीरे से कहती है, मैंगमैन हाथ धो लो और जाकर खाना खा लो। टेबल पर तुम्हारे बनाए हुए मिलेट पॉरेज रखा होता है। उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही होती है। साथ में 2 साइड डिशेज और एक छोटी सी बाउल में स्टीम्ड एग भी रखा होता है, जिस पर स्टीम्ड एग देखते ही मैंगमैन की आंखें चमक उठती हैं। फिर वह एक्साइटेड होकर पूछती है, मम्मी यह डैड ने मैंगमैन के लिए बनाया है, जिस पर शिया शियाओ कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोल पाती। फिर वह अपनी बेटी की उम्मीद भरी आंखों को देखकर धीरे से सिर हिला देती है। यह देखकर मैंगमैन की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। फिर वह जल्दी से स्पून उठाती है, स्टीम्ड एग का एक बाइट लेती है और तुरंत अपने मुंह में डाल लेती है, क्योंकि यह पहली बार था जब डैड ने उसके लिए खाना बनाया था और वह उसे बहुत टेस्टी लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिया शियाओ सिर्फ चुपचाप खाना खाती रहती है। उसके दिल में बहुत कंफ्यूजन और स्ट्रगल चल रहा होता है। और इधर साइड रूम के अंदर बैठे हुए तुम भी अनअवेयरली अपनी नजर बंद डोर की तरफ कर लेते हो। तुम डेस्क के सामने बैठे होते हो। तुम्हें भी बहुत भूख लगी होती है, लेकिन तुम जानते हो कि बाहर वाली दोनों तुम्हारे साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा पाएंगी। तुम सिर हिलाकर यह सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल देते हो। फिर आखिर में अपना मोबाइल उठाते हो और इस दुनिया के प्लेटफॉर्म को खोलते हो। फिर आदत के मुताबिक ऊपर वाली हॉट सर्च लिस्ट देखने लगते हो, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। ये कैसा गार्बेज है? कब से ऐसे टेम्पररी बर्स्ट होने वाले लोग और इस तरह का बेकार कंटेंट भी हॉट सर्च पर आने लगा, जिस पर तुम्हारे दिमाग में एक प्लान आने लगता है। फिर तुम डेस्क से कुछ हाई पेपर निकालते हो और उन्हें टेबल पर फैला देते हो। इसके बाद तुम्हारा हाथ तेजी से पेपर पर चलने लगता है, क्योंकि तुम अपनी पुरानी दुनिया में एक सॉन्ग राइटर थे और अब बस दुनिया बदल गई है, स्किल नहीं। ये छोटी सी चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, जिस पर कुछ ही देर में तुम्हारे सामने एक पूरा स्कोर तैयार हो जाता है। फिर तुम बिना देर किए क्लोजेट में से एक गिटार निकालते हो। इसके बाद तुम गिटार को पकड़कर डेस्क के सामने बैठ जाते हो और अपने इमोशंस को तैयार करने लगते हो। फिर अगले ही पल तुम अपनी आंखें बंद कर लेते हो और तुम्हारी उंगलियां धीरे से गिटार पर चलने लगती हैं, जिस पर रूम में गिटार की आवाज गूंजने लगती है और बाहर चुपचाप खाना खा रही शिया शियाओ अचानक फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, क्या वह गिटार भी बजा सकता है? वह गिटार उसका था। शिया शियाओ बहुत अच्छे से जानती थी कि तुम गिटार बजाना नहीं जानते, कम से कम पहले तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब यह सब क्या हो रहा था, जिस पर गिटार की आवाज के साथ साथ तुम्हारी सिंगिंग भी धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, क्या तब भी तुम मेरे पास रहोगी? दूर आसमान की तरफ देखो, भले ही पुरानी बातें धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं। कितने लोगों ने तुम्हारी आंखों में दिखने वाली उस परछाई से प्यार किया होगा, लेकिन वक्त के बेरहम बदलाव को आखिर कौन सह सकता है? तुम्हारी लाइफ में कितने लोग आए और चले गए, कितनी बातें थीं जो कभी कहीं नहीं गई, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यह सुनकर शिया शियाओ पूरी तरह स्टंट रह जाती है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिखाई देने लगता है और दूसरी तरफ खुशी खुशी खाना खा रही मैंगमैन भी इस सिंगिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जिस पर वह अपने हाथ का स्पून रोक देती है और साइड रूम के बंद डोर की तरफ देखने लगती है। फिर वह अपना छोटा सा सिर टेढ़ा करके ध्यान से सुनने लगती है। मैंगमैन जानती थी कि यह उसके डैड की आवाज है, वही डैड जिसने पहली बार उसके लिए खाना बनाया था, और उसकी आवाज इतनी जेंटल थी कि शिया शियाओ ने इससे पहले कभी ऐसा नहीं सुना था। उसने यह सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन फिर भी वह इस सॉन्ग की पावर को फील कर सकती थी। इतनी खूबसूरत मेलोडी, उसे इमेजिन करना मुश्किल हो रहा था कि यह सब उसी डीमन के मुंह से निकल रहा है। लेकिन तभी सॉन्ग की अगली लाइन सुनाई देती है और यह सुनते ही शिया शियाओ खुद को रोक नहीं पाती, जिस पर उसके शोल्डर्स हल्के हल्के कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से टीयर्स एक एक करके गिरने लगते हैं। 2 साल, पूरे 2 साल, पिछले 2 सालों से वह हर दिन डर के साथ जी रही थी। उसने 2 सालों से कोई म्यूजिक नहीं सुना था। उसने 2 सालों से घर के बाहर कदम तक नहीं रखा था। हर दिन सिर्फ किचन, खाना, तेल, नमक और इस आदमी के साथ बीतता था और धीरे धीरे उसे लगता था कि यह आदमी एक डीमन बनता जा रहा है। और अब जब उसने आखिरकार यहाँ से भागने की हिम्मत जुटाई थी, तभी वह अचानक ऐसा सॉन्ग गाने लगता है। वह आखिर कहना क्या चाहता है? वह अचानक इतना बदल कैसे गया? जिस पर शिया शियाओ पूरी तरह टूटने लगती है। वह फिर से कंफ्यूज हो जाती है। उसे आगे की जिंदगी से डर लग रहा था। उसे तुम्हारे इस अचानक
अचानक चेंज से भी डर लग रहा था, और सबसे ज्यादा उसे इस बात का डर था कि कहीं यह सब सिर्फ एक सपना ना हो। फिर उसी वक्त सिंगिंग रुक जाती है, जिस पर मेंगमेंग अपनी मदर को रोते हुए देख लेती है। वह घबराकर तुरंत शिया शियाओ की गोद में चढ़ जाती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसके टीयर्स पोंछने लगती है। मम्मी रो मत, रो मत, मेंगमेंग तुम्हें फू करके ठीक कर देगी। मेंगमेंग को लगता है कि उसकी मदर को फिर से दर्द हो रहा है, जिस पर वह शिया शियाओ के टीयर्स पोंछते हुए अपना छोटा सा फेस ऊपर उठाती है और उसके कॉलर को थोड़ा नीचे खींचकर वहां फू करने लगती है। लेकिन कॉलर के नीचे उसकी उंगलियों के बीच और शिया शियाओ की बैक पर बहुत सारे पुराने स्कार्स दिखाई दे रहे होते हैं। और इधर तुम्हें बाहर मदर और डॉटर के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसी वक्त तुम अपना फोन उठाकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो। तुम वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाते, सिर्फ तुम्हारी नोज के नीचे का हिस्सा दिखाई देता है और तुम्हारे हाथ में गिटार होता है जिस पर तुम अपना थ्रोट साफ करते हो। इस बार तुम पहले से ज्यादा सीरियस हो जाते हो। फिर पूरे सॉन्ग को शुरू से आखिर तक दोबारा गाते हो। इसके बाद तुम वीडियो को सेव करते हो, फिर शुरू और आखिर की एक्स्ट्रा आवाज को हटाते हो। उसके बाद ऑडियो अलग निकालते हो और साथ में लिरिक्स भी ऐड कर देते हो। फिर तुम इंटरनेट पर उसका कॉपीराइट सबमिट कर देते हो। सब कुछ करने के बाद तुम आखिर में एक टाइटल लिखते हो, एक ओरिजिनल सॉन्ग सिर्फ आप सबके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लाइक और सपोर्ट जरूर करना, जिस पर वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। इसके बाद तुम धीरे से एक लंबी सांस छोड़ते हो और थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। फिर तुम्हें याद आता है कि पता नहीं वह दोनों खाना खा चुकी हैं या नहीं, और अब तुम्हें खुद भी बहुत भूख लग रही थी, जिस पर तुम अपना पेट पकड़ते हो और आखिरकार इंतजार नहीं कर पाते। फिर धीरे से डोर खोलते हो, उसमें एक छोटी सी गैप बनाते हो और चोरों की तरह बाहर झांकने लगते हो, जिस पर सामने तुम्हें शिया शियाओ दिखाई देती है। वह मेंगमेंग को गोद में लिए डाइनिंग टेबल से उठ रही होती है। उसकी आंखें लाल होती हैं जैसे वह अभी अभी रोई हो। फिर वह तुम्हें देख लेती है, जिस पर वह कुछ पल के लिए वहीं रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल वह जल्दी से मेंगमेंग को पकड़कर वापस बेडरूम में चली जाती है। और इधर तुम आखिरकार चैन की सांस लेते हो, क्योंकि अब तुम खाना खा सकते थे। फिर तुम टेबल की तरफ देखते हो जहां तुम्हारे लिए कुछ खाना बचा हुआ होता है। यह देखकर तुम्हें थोड़ी खुशी होती है, जिस पर तुम मिलेट पॉरेज उठाते हो और बड़े बड़े बाइट्स में खाना शुरू कर देते हो। फिर थोड़ी ही देर में तुम टेबल का सारा खाना खत्म कर देते हो और आखिर में चुपचाप सब साफ करने लगते हो। तुम पूरे रूम में घूमकर इस घर का लेआउट देखते हो, जो कि 21 हॉल वाला सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर का हाउस होता है, जिसे तुम दोनों ने शादी के वक्त खरीदा था। और घर के अंदर की चीजें भी उस समय बिल्कुल बेकार थीं। ये चीजें काफी समय से टूटी फूटी सी लगती हैं, जिस पर तुम सिर हिलाते हो, फिर वापस सोफा पर जाकर बैठ जाते हो। ये सोच पाना भी मुश्किल लगता है कि हारुका शिमोनिशी और उसके बच्चे इस माहौल में 2 साल तक कैसे रहे होंगे और ज्यादा बाहर भी नहीं गए हों। ये फीलिंग बिल्कुल किसी प्रिजन में रहने जैसी लगती है। तुम ये भी जानते हो कि अभी कुछ समय तक तुम कुछ बदल नहीं सकते हो, जिस पर तुम सिर्फ उस छोटे सोफा पर बैठकर अपना मोबाइल चलाते हो और सर्च करते हो कि घर को कैसे मेंटेन किया जाता है, किसी बच्चे को खुश कैसे किया जाता है, एक अच्छा फादर कैसे बना जाता है, जिसके जवाब में इंटरनेट पर अलग अलग तरह के आंसर्स आते हैं। तभी तुम फोन से नजर उठाते हो, जिस पर मेन रूम का डोर अचानक से फिर खुलता है और तुम आवाज की तरफ देखते हो। वहां से एक छोटा सा सिर बाहर आता है। मेंगमेंग अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करके देखती है और अपनी माँ जैसी ही भरोसे वाली आंखों से तुम्हें क्यूरियस होकर देखती रहती है। उसकी चमकती हुई क्यूट और साफ आंखें तुम्हारा दिल पिघला देती हैं, लेकिन उसका छोटा सा फेस बहुत ज्यादा पतला लगता है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। अगर उसका चेहरा थोड़ा और गोल होता तो वह और भी ज्यादा अच्छी लगती, क्योंकि पहले माँ और बेटी पूरे दिन सिर्फ बचा हुआ खाना ही खा पाती थी और वह छोटी बच्ची वाइन मिले हुए खाने को खा भी नहीं सकती थी, जिस पर पुराना मालिक उन दोनों को पैसे भी नहीं देता था। इसलिए वे दोनों सिर्फ किसी तरह एक वक्त का पेट भर खाना खाती थी। तुम मेंगमेंग का चेहरा देखते हो और सबकॉन्शियसली मुस्कुराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे होंठ खुलने से पहले ही मेंगमेंग तुरंत डोर फिर से बंद कर देती है और भागकर वापस चली जाती है। जिसके बाद तुम्हें रूम के अंदर से शियाओ की साफ और हल्की आवाज सुनाई देती है। वह बच्चे को समझा रही होती है, जिस पर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी होती है। यह देखकर तुम बेबस होकर अपनी नाक छूते हो और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम गुजरता रहता है। दोपहर होने तक तुम अपना फोन नीचे रखते हो और खड़े हो जाते हो। अब लंच बनाने का टाइम हो चुका होता है। तभी बेडरूम का डोर खुलता है और एक्सप्रेशनलेस शियाओ कपड़ों का एक ढेर उठाए हुए बाहर आती है, जैसे उसने सोफा के सामने खड़े तुम्हें देखा ही नहीं हो। तुम बाथरूम नहीं जा सकते, लेकिन तुम साफ देखते हो कि बाहर आते ही उसका शरीर थोड़ा स्टिफ हो जाता है। शायद वह कपड़े धोने जा रही होती है। तभी तुम्हें अचानक याद आता है कि कल जिन कपड़ों में तुम उठे थे वो अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं। यह सोचते ही तुम भी जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ते हो। शियाओ बहुत नर्वस हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं होती कि तुम घर पर होगे, क्योंकि आमतौर पर इस टाइम तक तुम अपने बेकार दोस्तों के साथ ड्रिंक करने बाहर निकल जाते थे। वह तुम्हारे कदमों की आवाज सुनती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ आती है, जिस पर उसका दिल और ज्यादा घबराने लगता है और उसका शरीर थोड़ा सा हिलता है। तभी तुम कहते हो, मेरे कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में हैं, क्या तुम मुझे पहले उन्हें निकालकर सुखाने दोगी? तुम्हारी वही जानी पहचानी आवाज शियाओ के पीछे से आती है, जो वॉशिंग मशीन खोलने के लिए झुकी हुई होती है। और यह सुनकर वह बुरी तरह चौंक जाती है, जिस पर उसका शरीर और ज्यादा सिमट जाता है और वह बाथरूम के अंदर की तरफ खिसक जाती है। ध्यान से तुम फिर एक और बात कहते हो। तब शियाओ को समझ आता है कि तुम उससे उसकी परमिशन मांग रहे हो। उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं और वह तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। फिर धीरे से कहती है, तुम पहले कर लो, थैंक यू। तुम अपने हाथों की मुट्ठी कसते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं और तुम्हारी आंखों
में शर्म, गुस्सा और दर्द सब एक साथ होता है, क्योंकि अभी तुमने साफ देखा था शियाओ की गर्दन के नीचे बैंगनी लाल खून के निशान बने हुए हैं, जिस पर तुम वॉशिंग मशीन के अंदर से कपड़े निकालने लगते हो, लेकिन उसकी तरफ आगे नहीं देखते हो। फिर तुम बस इतना कहते हो, मैं थोड़ी देर में लंच बना देता हूँ, मेंगमेंग को खाना खाने के लिए बुला देना। जिसके जवाब में शियाओ धीरे से कहती है, मेंगमेंग सो गई है, मैं उसे थोड़ी देर बाद उठा दूंगी। इतना कहकर वह फिर से अंदर सिमट जाती है। उसका पूरा शरीर और हालत बिखरी हुई लगती है। तुम जानते हो कि यहाँ खड़े रहने से उस पर सिर्फ और प्रेशर पड़ेगा, जिस पर तुम मजबूरी में अपनी नाक छूते हो, वॉशिंग मशीन से कपड़े उठाते हो और जल्दी से बालकनी में जाकर उन्हें सुखाने के लिए टांग देते हो। फिर उसके बाद तुम सीधे किचन में चले जाते हो। उधर शियाओ को थोड़ी देर बाद होश आता है। वह कांपते हुए अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है, लेकिन उसकी नजर बार बार अनअवेयरली किचन की तरफ चली जाती है। आखिर उसे क्या हो रहा है? शियाओ सबकॉन्शियसली अपनी नाक छूती है और फिर अचानक रुक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसे यह आदत कब से पड़ गई। शियाओ ऐसे ही वॉशिंग मशीन के सामने खड़ी रहती है और मशीन के घूमने की आवाज सुनती रहती है, जिस पर उसका दिल बहुत उलझा हुआ महसूस करता है। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तब वह उन्हें निकालती है और बालकनी में सुखाने चली जाती है, जबकि वह आदमी अब तक किचन में लगा रहता है और पूरी तेजी से काम करता रहता है। मेंगमेंग शियाओ के बुलाने का इंतजार नहीं करती है, बल्कि वह खुद ही उठ जाती है। वह नंगे पैर छोटे छोटे कदमों से डोर खोलती है। उसके दोनों छोटे हाथ अब भी अपनी आंखें मल रहे होते हैं। उसकी स्लीपी आंखें और बड़ी बड़ी क्यूट आंखें अगले ही पल किचन में खड़े उस आदमी को देखती हैं, जिस पर उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें अचानक चमक उठती हैं। फिर वह क्यूरियोसिटी से किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और तुम्हारी बैग को देखती रहती है। उसी समय शियाओ कपड़े सुखाकर पीछे मुड़ती है और यह सीन देखती है। मेंगमेंग का छोटा सा क्यूट फेस उम्मीद से भरा हुआ होता है। तुम किचन में काम करते रहते हो, जिसे देखकर शियाओ का दिल अचानक थोड़ा टूट जाता है। फिर जब तुम खाना टेबल पर रख देते हो, उसके बाद वह जल्दी से घर के बाहर चली जाती है। डोर बंद होने की आवाज सुनकर शियाओ अपने चेहरे पर आए आंसू जल्दी जल्दी पोंछती है, अपने होंठ काटती है, फिर खड़ी होती है, मेंगमेंग को गोद में उठाती है और डाइनिंग टेबल तक आती है। इस समय उसके दिल में क्या चल रहा है यह कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह क्या सोच रही है। खाना अब भी ब्रेकफास्ट की तरह बहुत स्वादिष्ट होता है। छोटी मेंगमेंग पहले ही केक खा चुकी होती है, लेकिन माँ बेटी का यह शांत लंच अचानक डोर खुलने की आवाज से टूट जाता है, जिस पर दोनों सबकॉन्शियसली ऊपर देखती हैं। तभी वे तुम्हें एक बड़ा बैग उठाए हुए अंदर आते देखती हैं। मेंगमेंग का शरीर तुरंत शियाओ की तरफ थोड़ा झुक जाता है। उसके हाथ में एक छोटा स्पून होता है, जिससे वह स्टीम्ड एग का एक छोटा बाइट लेकर अपने मुंह में डालती है, लेकिन उसकी बड़ी आंखें लगातार तुम्हारी हर मूवमेंट को देखती रहती हैं, जबकि तुम अपनी नजरें नीचे कर लेते हो। मैं डरी हुई माँ और बेटी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, बस सोफा के पास जाकर हाथ में पकड़ा बैग नीचे रख देता हूँ और फिर थोड़ी भारी आवाज में कहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाइयां लेकर आया हूँ, उन्हें यूज कर लेना, और बच्चे के लिए एक टॉय भी लाया हूँ। मुझे नहीं पता उसे पसंद आएगा या नहीं, लेकिन मैंने सोचा बाकी छोटी लड़कियों के पास होता है तो उसके पास भी होना चाहिए। जिस पर शियाओ कोई जवाब नहीं देती। तुम भी ये सब कहने के बाद कुछ देर चुप रहते हो, फिर कहते हो, मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे फिर भी कहनी है। मैं अब आगे कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं अब तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। तुम और मेंगमेंग हमेशा घर में रहते हो, इसलिए इतना डरा मत करो। बच्ची अभी बहुत छोटी है और घर का यह माहौल उसके लिए अच्छा नहीं है। इतना सब तुम एक ही सांस में कह देते हो, जिस पर तुम्हें सिर्फ इतना महसूस होता है कि दिल में दबा हुआ बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। इसके बाद तुम शियाओ के जवाब का इंतजार भी नहीं करते और चुपचाप वापस अपने कमरे की तरफ चले जाते हो। उधर शियाओ तुम्हारी जाती हुई बैग को देखती रहती है। फिर जब वह देखती है कि डोर बंद हो गया है, तब उसे और भी समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। सिर्फ एक दिन में इस आदमी के अचानक बदल जाने को देखकर भी उसका दिल अब तक पूरी तरह से मान नहीं पाता। उधर बेडरूम में बैठे तुम इस समय और भी ज्यादा खराब मूड में होते हो। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। बाहर रहते हुए भी तुमने खुद को बहुत संभाला था, लेकिन अगर पॉसिबल होता तो तुम कभी यहाँ आते ही नहीं। तुम ये सब कुछ जानना ही नहीं चाहते थे जो यहाँ हुआ था, खासकर जब तुम शियाओ को देखते हो और उसके शरीर पर बने हुए निशान देखते हो, जिस पर तुम्हारे दिल का दबाव और भी ज्यादा भारी हो जाता है। सिर्फ एक दिन इस घर में रहने के बाद ही तुम्हारा दिल इतना टूट चुका होता है कि जैसे अब बस बिखरने वाला हो। तुम्हारे लिए यह समझना सच में मुश्किल हो जाता है कि कोई इंसान अपने ही परिवार के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। शियाओ खाना खाती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ा खाना छोड़ देती है। फिर वह टेबल पर रखे बैग को देखती है, कुछ देर सोचती है और आखिर में मेंगमेंग का हाथ पकड़कर बाहर चली जाती है, जिस पर तुम अपने रूम में पास वाले डोर के बंद होने की आवाज सुनते हो और समझ जाते हो कि माँ बेटी खाना खाकर जा चुकी हैं। फिर तुम उठते हो और रूम से बाहर आते हो। तभी तुम देखते हो कि टी टेबल पर रखा बैग अब तक खोला भी नहीं गया है और वैसे ही पड़ा हुआ है, जिस पर तुम होंठ भींचते हो, एक लंबी सांस लेते हो और समझ नहीं पाते कि अब क्या करना चाहिए। इसलिए तुम सिर्फ दरवाजे के पास बैठकर खाना खाने लगते हो। तभी मेंगमेंग फिर से अपना छोटा सा सिर बाहर निकालती है और क्यूरियोसिटी से तुम्हें खाना खाते हुए देखती रहती है, जिस पर तुम एक बार फिर कोशिश करते हो और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हो। इस बार आखिरकार तुम्हारी कोशिश काम कर जाती है। छोटी बच्ची डरकर भागती नहीं है, बल्कि वहीं खड़ी रहकर तुम्हें देखती रहती है, जिस पर तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तुम्हारे अंदर जो दबा हुआ दर्द था, वह भी इस छोटी सी क्यूट बच्ची को देखकर थोड़ा ठीक होने लगता है। फिर तुम अपने हाथ से चॉपस्टिक नीचे रखते हो और अपनी जिंदगी की सबसे नरम आवाज
में उसे बुलाते हो मेंग मेंग। तुम्हारे अचानक बोलने पर छोटी बच्ची का शरीर हल्का सा कांपता है, लेकिन वह वापस अंदर नहीं जाती, बल्कि पहले वह पीछे मुड़कर रूम की तरफ देखती है जैसे किसी से हिम्मत मिल रही हो, और फिर धीरे से दोबारा तुम्हारी तरफ देखती है। जिसके बाद उसकी छोटी और कमजोर सी आवाज उसके मुंह से निकलती है, डैड। यह आवाज सुनते ही तुम्हारा पूरा शरीर जैसे रुक जाता है, तुम्हारी आंखें तुरंत भर जाती हैं। यहाँ आने के बाद यह सबसे खूबसूरत आवाज होती है जो तुमने सुनी होती है। मैंग मैंग अपना छोटा सा सिर टेढ़ा करती है और कंफ्यूज होकर अपने इस रोते और हंसते हुए फादर को देखती है, जैसे वह सोच रही हो कि कोई इंसान एक साथ हंस भी कैसे सकता है और रो भी सकता है। जिस पर तुम खुद को धीरे से संभालते हो और उस छोटी बच्ची को जवाब देते हो। फिर तुम खड़े होते हो, सोफा के पास जाते हो और अभी अभी खरीदा हुआ शीप वाला डॉल निकालकर हाथ में पकड़ लेते हो। मेंग मेंग पहले तुम्हारे हाथ में पकड़े डॉल को देखती है, फिर रूम की तरफ देखती है। उसके बाद काफी देर तक चुप रहने के बाद वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चलकर आती है और तुम्हारे पास आकर हल्का सा सूंघती है। फिर उसके चेहरे पर एक खुश स्माइल आ जाती है और वह कहती है, डैडी से अब स्मेल नहीं आती। जिस पर मेंग मेंग फिर से तुम्हारे हाथ में पकड़े डॉल को देखती है और तुम जल्दी से लेकिन बहुत जेंटल और सीरियस होकर कहते हो, मेंग मेंग। मेंग मेंग अपने दोनों हाथ थोड़ा आगे बढ़ाती है, जैसे वह तुम्हारे हाथ से वह डॉल लेना चाहती हो, लेकिन फिर भी उसमें अपना हाथ आगे करने की हिम्मत नहीं होती। वह सिर्फ अपनी बड़ी काली और चमकती आंखों से तुम्हें देखती रहती है। तुम्हारी नजरें लगातार मेंग मेंग पर ही होती हैं, इसलिए तुम उसकी हर छोटी मूवमेंट देख लेते हो। जिस पर तुम धीरे धीरे नीचे झुकते हो और तब तक झुकते हो जब तक तुम मेंग मेंग के बराबर नहीं आ जाते। फिर तुम बहुत आराम से वह टॉय उसके हाथ में रख देते हो, जिस पर मेंग मेंग आखिरकार अपना पसंदीदा टॉय पकड़ लेती है। उसकी आंखें तुम्हारे चेहरे से हटकर डॉल पर चली जाती हैं। उसके छोटे हाथ सिर्फ उस डॉल की मुलायम ड्रेस को छूते हैं और उसी पल उसकी आंखें खुशी से आधी चांद जैसी हो जाती हैं। तुम अपने सामने खड़ी उस छोटी बच्ची को देखते हो जो अपने टॉय को दिल से लगाए खड़ी होती है, जिस पर तुम्हारे दिल का सारा डर जैसे टूटने लगता है। खासकर जब तुम पास से उसके छोटे से क्यूट फेस को देखते हो और उसके शरीर पर पहने हुए उस कपड़े को देखते हो जो इतना धुल चुका होता है कि उसका रंग तक उड़ गया होता है और वह कपड़ा उसके लिए साफ छोटा पड़ चुका होता है। यह देखकर तुम्हारा दिल जैसे सच में चुभ जाता है। वह सिर्फ 3 साल की है, उसे तो हथेलियों पर रखकर प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन अभी वह सिर्फ एक छोटे से टॉय की वजह से इतनी खुश हो रही होती है। जिस पर तुम अपने दांत भींचते हो, जल्दी से अपनी आंखें पोंछते हो और फिर एक स्माइल निकालते हो। इसके बाद तुम बस चुपचाप मेंग मेंग को अपने पास खेलते हुए देखते रहते हो। उधर रूम के अंदर शियाओ इस समय और भी ज्यादा नर्वस होती है। उसे नहीं पता होता कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत, लेकिन वह तुम्हारी पहले कही हुई बात से सहमत होती है। बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसे इस माहौल में बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मेंग मेंग को तुम्हारे पास आने देना अभी उसके लिए सबसे ज्यादा हिम्मत वाली बात होती है। बाहर से मेंग मेंग की हंसी बार बार सुनाई देती रहती है, जिस पर शियाओ बेड पर चुपचाप बैठी रहती है और धीरे धीरे अपने आंसू पोंछती रहती है। ज्यादा देर नहीं होती और मेंग मेंग को फिर से नींद आने लगती है। वह उस डॉल को कसकर पकड़ती है और अपने उस फादर को देखती रहती है जो अब भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। छोटे से चेहरे पर कुछ पल के लिए उलझन दिखती है, फिर वह पलटती है और भागकर वापस बेडरूम में चली जाती है। तुम बस उस छोटी बच्ची को जाते हुए देखते रहते हो, फिर अपनी नाक छूते हो और चुपचाप मुस्कुरा देते हो। लगता है अब तुम्हें इस छोटी बच्ची के लिए एक सही पेयर ऑफ शूज भी खरीदने होंगे। हमेशा नंगे पैर घूमना अच्छी आदत नहीं है और तुम्हें यह नहीं पता होता कि इसी समय तुम्हारे एक दिन पहले किए गए काम ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। उधर एक ऑफिस में वह सोर्स को देखकर भौहें सिकोड़ती है। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन होता है। तभी डोर खुलता है और टेक्नीशियन शाओली अंदर आता है। वह हाथ में टैबलेट पकड़े होता है और अपने सामने खड़ी हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट रहने वाली बॉस को देखकर माथे का पसीना पहुंचता है। डायरेक्टर यांग, मुझे एक स्पेशल सिचुएशन रिपोर्ट करनी है। जिस पर यांग चैनल इन अब भी फाइल देख रही होती है। वह भौहें सिकोड़कर शाओली के हाथ से टैबलेट लेती है और कहती है, इतनी घबराहट किस बात की है? ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है, बताओ इस बार कौन सा बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी गिर गया? जिस पर शाओली धीरे से कहता है, कोई बड़ा इंटरनेट सेलिब्रिटी नहीं है, ये एक नया अकाउंट है जो आज ही रजिस्टर हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर पहले इस अकाउंट की एक वीडियो प्लेटफॉर्म पर आई और सिर्फ 2 घंटे में हॉट सर्च में पहुंच गई। अभी ये 5वें नंबर पर है और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को हमने खुद पुश भी नहीं किया, इसमें सिर्फ एक सॉन्ग है। शाओली ये सब बहुत सावधानी से कहता है और साथ ही डायरेक्टर यांग के चेहरे को देखता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डायरेक्टर यांग को ब्रेक के समय डिस्टर्ब किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वह इस वीडियो की वैल्यू पर दाम लगा चुका होता है। यह सुनते ही यांग चेंगलिन के चेहरे पर पहली बार सरप्राइज आ जाता है। वह कहती है, एक नए अकाउंट का सिर्फ एक सॉन्ग और वह भी बिना पुश किए हॉट सर्च में 5वें नंबर पर। इतना कहकर वह वापस ऑफिस चेयर पर बैठती है और हॉट सर्च खोलती है, जिसके बाद उसकी आंखों में सरप्राइज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर यह सच में हॉट सर्च में है तो मैं भी देखती हूँ आखिर ये कैसा सॉन्ग है। फिर वह पूरा सॉन्ग सुनती है और उसके बाद कुछ देर तक चुप रहती है, क्योंकि यह पहली बार होता है जब उसने इतना अच्छा सॉन्ग सुना होता है। जिस पर यांग चेंगलिन क्रिएटर की प्रोफाइल खुलती है। वहां नाम लिखा होता है शिनयू। यह नाम पढ़कर वह धीरे से कहती है, बहुत अच्छा नाम है। फिर वह शाओली की तरफ देखकर कहती है, शाओली तुमने अच्छा काम किया है, इस वीडियो को होल्ड करके रखो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और ध्यान रहे, कल तक यह वीडियो हॉट सर्च में बनी रहनी चाहिए। जिस पर शाओली जल्दी
जल्दी से सिर हिलाता है। उसे पता होता है कि उसने सही दांव लगाया है। श्याओली के जाने के बाद यांग चैंगलिन एक बार फिर पूरा सॉन्ग सुनती है और इस बार भी उसे वह उतना ही अच्छा लगता है। फिर वह अपनी उंगलियों से टेबल पर हल्का हल्का टैप करती है जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ देर बाद वह अपना मोबाइल उठाती है, एक प्राइवेट मैसेज टाइप करती है और उसे भेज देती है। उधर तुम सुबह 5 बजे उठते हो और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि तुम्हारा सॉन्ग अब पॉपुलर हो चुका है। तुम जल्दी जल्दी तैयार होते हो, फिर घर से बाहर निकलते हो और आज का एक्सरसाइज शुरू करते हो, लेकिन यह बॉडी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खराब हालत में होती है। कुछ देर दौड़ने के बाद ही तुम्हारी सांस फूलने लगती है। तुम बस थोड़ा दौड़ते हो, फिर रुक जाते हो, फिर थोड़ा और दौड़ते हो। ऐसा करते करते पूरे 1 घंटे बाद जाकर तुम किसी तरह 5 किलोमीटर पूरे करते हो, जिस पर तुम अपने लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बनाते हो और फिर घर लौटते हो। जब तुम घर पहुंचते हो तब सुबह के 7 बज चुके होते हैं और जैसे ही तुम डोर खोलते हो सामने श्या शियाओ खड़ी मिलती है, जो अभी अभी बाथरूम से तैयार होकर बाहर आई होती है। तुम्हें देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है। फिर वह जल्दी से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर गए हुए थे, मैं अभी खाना बना देती हूँ। जिस पर तुम एक पल के लिए रुक जाते हो। इस हालत में तुम्हें भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन फिर भी तुम जल्दी से कहते हो, मैंग अभी भी सो रही है क्या? श्या शियाओ हल्के से होंठ भींचती है, सिर झुकाती है और धीरे से हाँ कह देती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है क्योंकि एक्सरसाइज के बाद तुम्हारे शरीर से एक साफ और सनी फीलिंग आ रही होती है जो उसे बहुत अजीब लगती है। वह हमेशा तुम्हें टूटे हुए, बिखरे हुए रूप में देखने की आदी हो चुकी होती है, लेकिन अब अचानक तुम्हारा ऐसा बदल जाना उसे और भी घबरा देता है, जिस पर वह सबकॉन्शियसली तुमसे बचने लगती है और जल्दी से किचन की तरफ जाने लगती है। तभी तुम पीछे से कहते हो, तुम जाकर मैंग को देखो, मैं शॉवर लेकर खाना बना देता हूँ। और बताओ, तुम्हें कुछ खास खाना है क्या? तुम्हारी थोड़ी केयरफुल और मनाने वाली आवाज उसके पीछे से आती है। श्या शियाओ के कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उसके मुंह से बहुत हल्की आवाज निकलती है, नहीं कुछ नहीं, तुम जो चाहो बना लो, मैं बच्ची को देखने जा रही हूँ। इतना कहकर श्या शियाओ और तेज कदमों से चलती है और जैसे भागते हुए बेडरूम में चली जाती है। तुम उसके पीछे बंद हुए डोर को देखते हो और मजबूरी में एक लंबी सांस लेते हो। शॉवर लेने के बाद तुम्हें इतनी जोर से भूख लगती है कि तुम्हें बेचैनी होने लगती है। ऊपर से इस बॉडी की पुरानी शराब की आदत भी अटैक करने लगती है। तुम्हारा मुंह बार बार पानी छोड़ता है और तुम बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हो। तुम बस गर्म पानी पीते रहते हो ताकि खुद को शांत रख सको। इसी बीच मैंग भी उठ जाती है। श्या शियाओ उसे तैयार कर देती है और फिर वह किचन के डोर के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में अब भी वही शीप वाला डॉल होता है जो तुमने उसे कल दिया था। तुम पीछे मुड़ते हो और उस छोटी बच्ची को देखते हो, फिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हो और कहते हो, मैंग आज सुबह क्या खाना है? डैडी तुम्हारे लिए बना देगा। जिस पर मैंग के सिर के ऊपर के 2 छोटे बाल हल्के से हिलते हैं। वह अपना सिर टेढ़ा करती है, काफी देर तक सोचती है और फिर अपनी बड़ी आंखें उठाकर कहती है, स्टीम्ड एग। मैंग को स्टीम्ड एग खाना है। जिस पर तुम प्यार से जवाब देते हो, ठीक है, फिर आज स्टीम्ड एग बनेगा। इतना कहकर तुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हो जैसे उसके छोटे और सॉफ्ट सिर को छूना चाहते हो, लेकिन फिर तुम अपना हाथ वापस खींच लेते हो क्योंकि तुम्हें डर होता है कि कहीं सामने खड़ी यह छोटी एंजल फिर से डर न जाए। इसके बाद तुम वापस किचन में काम करने लगते हो। फिर हमेशा की तरह तुम माँ बेटी को पहले खाने देते हो, लेकिन इस बार पहले से अलग होता है क्योंकि जब वे दोनों बाहर बैठकर खाना खा रही होती हैं तब वहां पहले से ज्यादा हंसी सुनाई देती है और तुम अपने कमरे में बेड पर लेटे होते हो। फिर अपना फोन उठाते हो जो तुमने पहले से साइलेंट पर रखा हुआ होता है क्योंकि अब तुम देखना चाहते हो कि उस वीडियो का क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे ही तुम अपना फोन अनलॉक करते हो तुम पूरी तरह शॉक हो जाते हो। ये कितनी नोटिफिकेशंस हैं जिस पर तुम हल्के से अपनी सांस रोकते हो 10 सेकंड और जल्दी से अपना होम पेज खोलते हो। वहां पेज पर 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स देखकर तुम्हारी आंखें जैसे चमक उठती हैं, जिस पर एक्साइटेड होकर तुम वीडियो खोलते हो। वहां 20 लाख से ज्यादा लाइक्स और लगभग 10 लाख कमेंट्स होते हैं। यह देखकर तुम्हारे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है क्योंकि कमेंट्स में हर तरफ सिर्फ तारीफ ही होती है और बहुत सारे लोग लगातार ऐसे और अच्छे सॉन्ग्स मांग रहे होते हैं। जिसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट। तुम तुरंत बैकग्राउंड वॉलेट खोलते हो और वहां जो अमाउंट दिखती है उसे देखकर तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाता है। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से इस एक वीडियो ने सिर्फ एक दिन में 3,20,000 की कमाई कर ली होती है और यह टैक्स काटने के बाद की इनकम होती है, जिस पर तुम आखिरकार राहत की सांस लेते हो। अब तुम्हारे पास पैसे हैं और अब तुम्हें इतनी तंगी में जीने की जरूरत नहीं होगी। जब तुम्हारे पास कुल मिलाकर सिर्फ 1,000 युआन से थोड़ा ज्यादा था तब तुम सब्जियां खरीदते वक्त भी बहुत सोचते थे, लेकिन अब पैसे बैंक कार्ड में ट्रांसफर करने के बाद तुम बाहर माँ बेटी के खाने खत्म होने का इंतजार करते हो। फिर जब बाहर वाले रूम का डोर खुलता और बंद होता है तब तुम जल्दी से अपना डोर खोलते हो और बाहर निकलकर खाना खा लेते। टेबल पर रखा सारा खाना खत्म करने के बाद और थोड़ी देर न्यूज़ देखने के बाद तुम अपना फोन उठाते हो और जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हो। जिस एरिया में तुम अभी रहते हो वह जियांगचेंग के पुराने टाउन में होता है और ये कम्युनिटी भी काफी पुरानी होती है। यही वजह होती है कि तुमने यहाँ हाउस खरीदा था क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता था। शादी के थोड़े समय बाद तक तुम और श्या शियाओ दोनों ने ज्यादा काम नहीं किया था और तुम दोनों के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। तुम अपनी याद के हिसाब से शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हो और वहां तुम्हें एक लोकल ब्रांड के फोन की दुकान दिखती है जिसका नाम मोवेई होता है। शायद क्योंकि अभी ज्यादातर लोग काम पर गए हुए होते हैं इसीलिए शॉप के अंदर ज्यादा कस्टमर्स नहीं होते। काउंटर के पीछे एक यंग फीमेल क्लर्क बोर्ड होकर बैठी होती है और अपने नेल्स पर
पॉलिश लगा रही होती है। तभी जैसे ही वह तुम्हें अंदर आते देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह जल्दी से उठकर तुम्हारे पास आती है। क्या आपको फोन खरीदना है? जिस पर तुम हल्के से सिर हिलाते हो और काउंटर के अंदर रखे फोन्स को देखने लगते हो। फिर तुम एक स्काई ब्लू कलर का फोन चुनते हो, जिस पर फीमेल क्लर्क जल्दी से वह फोन उठाती है और उसके चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है। हैंडसम गाय, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। आपने जो फोन चुना है वह हमारी शॉप का सबसे नया मॉडल है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फोन कम्युनिकेशन में भी बहुत आगे है और ये दुनिया का पहला फोन है जो सैटेलाइट कॉल भी सपोर्ट करता है। जिस पर तुम सिर हिलाते हो, फिर कुछ सोचकर कहते हो, क्या यहाँ सिम कार्ड भी मिलता है? जिस पर फीमेल क्लर्क जल्दी से कहती है, बिल्कुल हैंडसम गाय, अगर आप खुद यूज करने वाले हैं तो यही कार्ड भी बन जाएगा। जिस पर तुम थोड़ा रुककर कहते हो, नहीं मुझे नहीं, ये मेरी वाइफ के लिए चाहिए। यह सुनकर फीमेल क्लर्क एक पल के लिए रुक जाती है और फिर तुम्हारी तरफ दोबारा देखती है। उसके चेहरे पर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, इतनी कम उम्र में ही यह आदमी शादी कर चुका है। सच में अच्छे आदमी हमेशा किसी और के होते हैं। इतनी महंगी फोन भी बिना पलक झपकाए अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा है। लेकिन बाहर से वह फिर भी मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी वाइफ बहुत लकी है, मुझे लगता है उन्हें यह फोन जरूर पसंद आएगा। लेकिन अगर आपको सिम कार्ड लेना है तो आपकी वाइफ को अपना आईडी कार्ड लेकर खुद आना होगा। जिस पर तुम अपना सिर पकड़ लेते हो। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि इस दुनिया में सिम कार्ड लेने के लिए भी खुद आना पड़ता है। फिर तुम कहते हो, ठीक है, तब आप बस ये फोन पैक कर दीजिए। जिस पर फीमेल क्लर्क फोन पैक कर देती है। फिर तुम कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो और जल्दी से वहां से निकल जाते हो, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें और खरीदनी होती हैं और यहाँ पहले ही काफी टाइम खराब हो चुका होता है। उधर तुम्हारे घर से निकलने के बाद शिया शियाओ ऊपर से नीचे तक पूरा घर साफ करती है। फिर वह सोफा पर बैठती है और बाहर विंडो के पार आसमान को देखने लगती है। 2 दिन तक लगातार खिड़की खोलने की वजह से अब घर से शराब की स्मेल पूरी तरह गायब हो चुकी होती है और बाहर की फ्रेश हवा बार बार विंडो से अंदर आती रहती है। जिस पर शिया शियाओ को बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि पहले उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा दिन भी आएगा। फिर वह मैंगमेंग को देखती है जो अभी खुशी से खेल रही होती है। जिस पर शिया शियाओ के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ऐसे दिन सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तभी अचानक डोर लॉक घूमने की आवाज आती है जो शिया शियाओ को उसकी सोच से बाहर निकाल देती है। मैंगमेंग भी जल्दी से उठती है, अपने शीप वाले डॉल को पकड़ती है और शिया शियाओ की गोद में छिप जाती है। उधर बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और तुम्हारी जानी पहचानी आवाज भी सुनाई देती है। धीरे, ध्यान से, इसे गिराना मत। यह सुनकर शिया शियाओ जल्दी से मैंगमेंग को उठाती है और बेडरूम में जाने वाली होती है। लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी की वजह से वह डोर की तरफ देखती है, जिस पर सबसे पहले उसे तुम दिखाई देते हो सपा, और तुम्हारे साथ एक अनजान आदमी भी होता है। तुम दोनों मिलकर एक क्रीम कलर का क्लाउड स्टाइल सोफा घर के अंदर लेकर आ रहे होते हो। फिर तुम शिया शियाओ को देखते हो और उसे देखते ही तुम्हारे चेहरे पर साफ खुशी आ जाती है। फिर तुम मुस्कुराकर कहते हो, क्या तुम मेरे लिए और इन लोगों के लिए कुछ हॉट वाटर ला सकती हो? जिस पर शिया शियाओ, जिसने बहुत समय से किसी बाहर वाले इंसान से बात नहीं की होती, एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन फिर जल्दी से संभल कर कहती है, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह मैंगमेंग को गोद में लेकर जल्दी से किचन में चली जाती है और तुम्हारे चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है। हालांकि इस समय तुम्हारे पूरे शरीर पर पसीना होता है, लेकिन फिर भी तुम साफ और पहले से बिल्कुल अलग लग रहे होते हो। फिर तुम और वर्कर्स मिलकर नया सोफा घर के अंदर रखते हो और उसके बाद पुराने टूटे हुए सोफा को बाहर निकाल देते हो। जिस पर नए फर्नीचर के घर के अंदर आते ही पूरा घर पहले से बिल्कुल अलग लगने लगता है। घर का लुक एक पल में बदल जाता है। जो पुराना और टूटा फूटा घर था वह अचानक से नया लगने लगता है और उसमें फिर से थोड़ी सी लाइफ महसूस होने लगती है। पुराने फर्नीचर को आखिर में तुम 800 युआन में बेच देते हो, जिस पर शिया शियाओ को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि चाहे वह फर्नीचर पुराने थे लेकिन अभी भी ठीक थे। सिर्फ 800 युआन बेचना सच में बहुत ज्यादा नुकसान था, लेकिन इस समय उसे इससे भी ज्यादा यह जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से, क्योंकि उसके हिसाब से इस घर में अब तक तो पैसे लगभग खत्म हो जाने चाहिए थे। वर्कर्स को भेजने के बाद तुम फिर से एक बड़ा बैग लेकर लिविंग रूम में वापस आते हो। तुम अपने किए हुए काम को देखकर काफी सेटिस्फाइड होते हो, क्योंकि जो लिविंग रूम पहले बहुत छोटा और खाली लगता था अब वह अचानक से भर गया होता है। क्या अब इसमें थोड़ा घर जैसा फील नहीं आता? इतना कहकर तुम अपने हाथ का बैग नए कॉफी टेबल पर रख देते हो। उधर किचन में खड़ी माँ बेटी अब भी वहीं चुपचाप खड़ी होती हैं। इस समय मैंगमेंग को शिया शियाओ ने नीचे उतार दिया होता है। वह अपनी माँ के पैरों को पकड़कर खड़ी होती है और क्यूरियोसिटी से बार बार नए घर को देखती रहती है। साफ दिख रहा होता है कि वह घर में आई इन नई चीजों को ध्यान से देख रही है, जिस पर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तुम्हारी आंखें खुशी से छोटी हो जाती हैं और तुम्हें अचानक एक अचीवमेंट जैसा फील होता है। फिर तुम कॉफी टेबल पर रखे बड़े बैग में हाथ डालते हो और उसमें से एक बड़ा पिंक टॉय निकालकर टेबल पर रख देते हो, लेकिन तुम्हारी नजरें लगातार मैंगमेंग पर ही होती हैं। और जैसा तुमने सोचा था, टॉय देखते ही मैंगमेंग की आंखें अचानक उसकी तरफ खिंच जाती हैं। वह टॉय को लगातार देखती रहती है और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाती है। उसका एक छोटा हाथ अब भी शीप वाले डॉल को पकड़े होता है, जबकि दूसरा हाथ शिया शियाओ के कपड़े को पकड़े रहता है। वह थोड़ा आगे झुकती है, जैसे साफ देखना चाहती हो कि तुम्हारे हाथ में आखिर कैसा टॉय है। जिस पर तुम उसकी तरफ हाथ हिलाते हो और उसे बुलाते हुए कहते हो, मैंगमेंग इधर आओ, देखो डैडी तुम्हारे लिए क्या लाया है। लेकिन मैंगमेंग तुरंत नहीं आती। वह पहले अपना छोटा सा चेहरा उठाकर अपनी माँ की तरफ देखती है और जब वह देखती है कि शिया शियाओ कुछ नहीं कहती, तब
तब वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चलकर आती है। इस समय तक तुम टॉय का बॉक्स खोल चुके होते हो और उसके अंदर का असली टॉय बाहर आ चुका होता है। ये एक प्रिंसेस हाउस होता है जिसके अंदर एक छोटी प्रिंसेस होती है, लेकिन वह अभी पूरी तरह रेडी नहीं होती। तुम टॉय की तरफ देखकर कहते हो प्रिंसेस अभी रेडी नहीं है। क्या मैंगमैंग डैडी के साथ मिलकर इस लिटिल प्रिंसेस का घर सजाएगी? यह सुनते ही मैंगमैंग की चमकती आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखने लगती है। उसका छोटा शरीर और थोड़ा आगे बढ़ता है और वह धीरे धीरे चलते हुए तुम्हारे पैरों तक आ जाती है, जिस पर तुम हल्के से मुस्कुराते हो। फिर तुम प्रिंसेस हाउस से उस छोटी प्रिंसेस को निकालते हो और मैंगमैंग के सामने हिलाकर कहते हो, देखो लिटिल प्रिंसेस ने अभी तक ड्रेस नहीं पहनी है, लेकिन डैडी को यह करना नहीं आता। क्या मैंगमैंग डैडी की हेल्प करेगी और लिटिल प्रिंसेस को सुंदर बना देगी? इतना कहकर तुम वह छोटी प्रिंसेस मैंगमैंग की तरफ बढ़ाते हो। मैंगमैंग अपनी बड़ी आंखें झपकाती है, पहले प्रिंसेस को देखती है, फिर तुम्हारी तरफ देखती है। इसके बाद वह धीरे धीरे अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाती है और जब उसकी उंगलियां तुम्हारे हाथ में पकड़ी प्रिंसेस को छूती हैं, तुम बहुत सावधानी से वह प्रिंसेस उसके हाथ में रख देते हो। फिर तुम धीरे से उसका छोटा सा हाथ अपने बड़े हाथ में पकड़ लेते हो। जैसे ही उसकी नरम और छोटी उंगलियां तुम्हारी हथेली में आती हैं, तुम्हारा दिल हल्का सा कांप जाता है। फिर तुम दूसरी तरफ से प्रिंसेस की पिंक ड्रेस उठाते हो, एक हाथ से मैंगमैंग का हाथ पकड़े रहते हो और दूसरे हाथ से उसकी तरफ वह छोटी ड्रेस बढ़ाते हो। फिर बहुत धीरे से कहते हो, मैंगमैंग लिटिल प्रिंसेस को ड्रेस पहना दो, डैडी को तो कुछ नहीं आता, मैंगमैंग ही डैडी को सिखाएगी। मैंगमैंग तुम्हारे हाथ की गर्माहट महसूस करती है। उसे लगता है डैडी के हाथ मॉम के हाथों से भी ज्यादा गर्म है। फिर वह सामने की लिटिल प्रिंसेस को देखती है और उसके बाद तुम्हारी तरफ देखती है। अगले ही पल वह अचानक हंस पड़ती है। डैड कितने स्टूपिड हैं, मैंगमैंग डैडी को सिखाएगी। इतना कहते ही उसके छोटे छोटे सफेद दांत दिखाई देने लगते हैं। वह पूरी तरह तुम्हारे पास तुम्हारी टांग के सहारे खड़ी होती है। फिर वह तुम्हारे हाथ से वह छोटी ड्रेस लेती है और बहुत सीरियसली लिटिल प्रिंसेस को पहनाने लगती है, जिस पर तुम भी हंस देते हो और सच में उसकी बात मानकर उससे सीखने लगते हो कि लिटिल प्रिंसेस को ड्रेस कैसे पहनाते हैं। उस पल यह छोटा सा कमरा अचानक बहुत वार्म महसूस होने लगता है। उधर साइड में खड़ी शिया शियाओ किचन के दरवाजे के पास चुपचाप यह सब देख रही होती है। उसके सामने का यह सीन बिल्कुल किसी खूबसूरत सपना जैसा लगता है, जिस पर उसकी आंखें धीरे धीरे भरने लगती हैं। ज्यादा देर नहीं लगती और मैंगमैंग तुम्हारे साथ मिलकर प्रिंसेस को सजाने में लग जाती है। तभी तुम अचानक ऊपर देखते हो और किचन के दरवाजे के पास खड़ी शिया शियाओ पर नजर जाती है। उसने हल्के ब्लू कलर की वह शर्ट पहनी होती है, जिसका रंग अब कई बार धुलने की वजह से फीका पड़ चुका होता है। लेकिन उसे देखते ही तुम्हारी आंखें अचानक रुक जाती हैं, क्योंकि तुम्हें अचानक याद आता है यह एक पेरेंट चाइल्ड आउटफिट था, जिसे मैंगमैंग के दूसरे बर्थडे पर शिया शियाओ ने चुपके से खरीदा था। लेकिन बाद में जब पुराने वाले आदमी को इसके बारे में पता चला, तब उसने शिया शियाओ को बहुत मारा था और उसका फोन भी बेच दिया था। ये सब याद आते ही तुम अचानक चुप हो जाते हो। फिर अगले ही पल तुम तेजी से उठते हो और सीधे बाथरूम की तरफ भागते हो, जिस पर तुम बाथरूम में जाकर जोर जोर से उल्टी करने लगते हो। अब तुम्हें समझ आता है कि अगर किसी इंसान के अंदर थोड़ी भी ह्यूमैनिटी हो तो इस आदमी के किए हुए कामों को अपनी आंखों से देखना कितना गंदा और घिनौना महसूस होता है। तुम्हारे इस अचानक बदलते बिहेवियर से बाहर की दोनों महिलाएं डर जाती हैं, खासकर शिया शियाओ जो पहले से भी ज्यादा घबरा जाती है। वह जल्दी से सोफा के पास जाती है और मैंगमैंग को अपनी गोद में उठा लेती है। मैंगमैंग भी डरकर जल्दी से अपनी माँ से चिपक जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं यह अचानक अच्छा बनने वाला फादर फिर पहले जैसा न हो जाए और अचानक उन दोनों पर अटैक न कर दे। क्योंकि पहले जब भी उसका फादर ऐसा करता था, उसके बाद वह किसी गुस्से वाले जानवर की तरह बिहेव करता था, जिससे दोनों बहुत डरती थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम बाथरूम से बाहर आते हो। तुम्हारी हालत बहुत खराब होती है। तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और उनमें खून उतर आया होता है। फिर तुम सामने खड़ी डरी हुई शिया शियाओ और मैंगमैंग को देखते हो। तुम्हारे दिल में और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और तुम्हारा पेट अब भी लगातार मिचलाता रहता है। लेकिन फिर भी तुम अपनी तकलीफ को दबाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए धीरे से कहते हो, सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे बस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसी बॉडी में हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर पर लाखों चींटियां रेंग रही हों, जिस पर शिया शियाओ और मैंगमैंग अब भी तुम्हें सावधानी से देखती रहती हैं। यह देखकर तुम गहरी सांस लेते हो। फिर मैंगमैंग को गोद में लिए खौश के खड़ी शिया शियाओ के पास से निकलते हो और चुपचाप किचन में चले जाते हो। वहां जाकर तुम बर्तन उठाते हो और उन्हें धोने लगते हो। फिर धीरे से कहते हो, मैंगमैंग शायद अभी खत्म नहीं हुई है, तुम उसे थोड़ी देर बाहर घुमा सकती हो, मैं लंच बना देता हूँ। शिया शियाओ तुम्हारे साइड फेस को ध्यान से देखती है। यह चेहरा उसके लिए इतना जाना पहचाना भी लगता है और इतना अजनबी भी। आखिर में वह बस धीरे से सिर हिला देती है, जिस पर मैंगमैंग, जो अभी तक अपनी माँ की गोद में छिपी हुई थी, धीरे धीरे अपना छोटा सा सिर बाहर निकालती है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि उसके सामने वाला फादर अब भी वही जेंटल फादर है, तब उसके चेहरे पर फिर से हल्की सी स्माइल आ जाती है। धीरे धीरे लंच तैयार हो जाता है और खाने की खुशबू पूरे लिविंग रूम में फैलने लगती है। शिया शियाओ तुम्हें खाना टेबल पर रखते हुए देखती है, फिर बिना कुछ कहे वापस अपने रूम में चली जाती है। उसके होंठ हल्के से हिलते हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाती। उधर खाना खाते समय मैंगमैंग अपने मुंह में छोटा स्पून लगाए बैठी होती है। तभी वह अचानक अपनी माँ की तरफ देखकर पूछती है, मॉम डैड हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे? शिया शियाओ उस समय छोटे छोटे बाइट्स में फ्राइड पोर्क खा रही होती है। यह उसका फेवरेट डिश होता है। शादी से पहले हो या बाद में वह इसे बहुत
कम खा पाती थी क्योंकि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद नहीं था। लेकिन अपनी बेटी का सवाल सुनकर शिया शियाओ धीरे से साइड वाले रूम की तरफ देखती है, फिर वापस अपनी बेटी की तरफ देखती है जो कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रही होती है, जिस पर अचानक उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यह स्माइल बिल्कुल किसी स्प्रिंग फ्लावर की तरह सुंदर लगती है। फिर वह धीरे से कहती है, क्योंकि मॉम और डैड अभी रेडी नहीं है। लेकिन छोटी मैंगमेंग को उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। उसकी छोटी छोटी भौहें और भी सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसका छोटा सा दिमाग अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं समझ पाता। उधर बेडरूम में बैठे तुम अब भी सोच में डूबे हुए होते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें अचानक उल्टी इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत गिल्ट है, लेकिन तुम कुछ बदल नहीं सकते। अपनी पिछली जिंदगी में भी तुमने खुद को बार बार यही समझाया था कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि अब वह आदमी तुम हो और तुम्हारे पास इससे भागने का कोई तरीका नहीं है। जिस पर तुम अपना फोन उठाते हो ताकि तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाए। तुम देखते हो कि तुम्हारी वीडियो अब भी हॉट सर्च पर चल रही होती है और कमेंट्स में बहुत सारे लोग लगातार तुमसे नया सॉन्ग डालने को कह रहे होते हैं। तभी बाहर से बर्तन धोने की आवाज आती है, जिस पर तुम फोन नीचे रखते हो, बेडरूम का डोर खोलते हो और बाहर आ जाते हो। टेबल पर अभी तुम्हारे लिए खाना रखा होता है। शिया शियाओ किचन में बर्तन धो रही होती है और मैंगमेंग फिर से सोफा के पास बैठकर अपने नए टॉय के साथ खेल रही होती है। जैसे ही वह तुम्हें बाहर आते देखती है, वह पहले जितना नहीं डरती। जिस पर तुम हल्के से मुस्कुराते हो, उसके पास जाते हो और धीरे से उसके छोटे सिर पर हाथ फेरते हो। फिर तुम अपनी नजर उठाकर किचन की तरफ देखते हो। उसी समय शिया शियाओ किचन से बाहर आती है और जैसे ही वह देखती है कि तुम उसे देख रहे हो, उसके दिल में फिर से घबराहट होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि अपने हाथ कहाँ रखे, इसलिए वह बस बेबस होकर अपने कपड़ों का किनारा पकड़ लेती है। उसे ऐसे सिर झुकाए खड़ा देखकर तुम अपने मन में धीरे से सांस छोड़ते हो, क्योंकि उसकी यही नरम और जेंटल नेचर थी जिसकी वजह से पहले वाला आदमी उसे इतना सताता था। यह सोचते ही तुम्हारे चेहरे की सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ जाती हैं। उधर शिया शियाओ सिर झुकाए खड़ी होती है, लेकिन जब वह तुम्हारी आवाज सुनती है तब धीरे धीरे सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखती है। सबसे पहले उसकी नजर तुम्हारी साफ और शांत आंखों पर जाती है, फिर उसकी नजर टेबल पर रखे नए फोन के बॉक्स पर जाती है। तुम धीरे धीरे सोफा तक चलते हो, वहां बैठते हो और फिर उससे पूछते हो, क्या कहीं दर्द हो रहा है? तुम्हारी आवाज बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि उसे साफ सुनने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता है। लेकिन शिया शियाओ कोई जवाब नहीं देती, जिस पर तुम भी कुछ नहीं कहते। तुम टेबल से नया फोन उठाते हो, सुबह उसका बॉक्स खोलते हो और उसमें से वह हल्के नीले कलर वाला नया फोन बाहर निकालते हो। फिर तुम जल्दी से उसे थोड़ा सेट करते हो और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हो, ये फोन तुम्हारे लिए है, सिम कार्ड तुम्हें खुद जाकर बनवाना होगा। मैंने इसमें अपना नंबर सेव कर दिया है, अगर मैं घर पर नहीं रहूं और तुम्हें कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। इतना कहते हुए तुम अपनी पॉकेट से काफी सारे पैसे निकालते हो और उसके सामने रख देते हो। ये कैश मैंने आज निकाला है, अगर दोपहर में तुम्हारा कुछ काम नहीं है तो मैंगमेंग को लेकर बाहर चली जाना। हमेशा घर में रहना ठीक नहीं है, जो लेना हो ले लेना, खासकर कपड़े। मुझे लगता है तुम दोनों के कपड़े अब काफी छोटे हो चुके हैं और बाद में हम बैंक कार्ड भी बनवा लेंगे, क्योंकि इतना कैश रखना सेफ भी नहीं है और कन्वीनियंट भी नहीं। तुम एक ही सांस में अपने दिल की सारी बातें कह देते हो, जिस पर शिया शियाओ धीरे धीरे सिर उठाती है और सामने बैठे तुम्हें देखने लगती है। वह तुम्हारी हर बात को चुपचाप सुनती रहती है और सुनते सुनते उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। तुम देखते हो कि शिया शियाओ अब तक फोन नहीं ले रही, जिस पर तुम मजबूरी में अपनी नाक छूते हो और कहते हो, क्या तुम्हें यह फोन पसंद नहीं आया? मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था और मैंने सबसे नया मॉडल लिया है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो हम कोई दूसरा खरीद लेंगे जो तुम्हें अच्छा लगे। जिस पर शिया शियाओ धीरे धीरे सिर हिलाती है। फिर वह एक बार तुम्हारी तरफ देखती है और बहुत हल्की आवाज में कहती है, नहीं, मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू। उसकी आवाज अब भी बहुत धीमी होती है और उसमें हल्की सी रुलाई छिपी होती है। उधर साइड में बैठी मैंगमेंग भी इस समय अपना टॉय नीचे रख देती है। फिर वह क्यूरियोसिटी से अपना छोटा सा सिर आगे बढ़ाती है और अपनी माँ के हाथ में पकड़े नए फोन को देखने लगती है, जिस पर शिया शियाओ अपना हाथ उठाती है और धीरे से मैंगमेंग के सिर को सहलाने लगती है। तुम बहुत देर से एक गर्म पानी से बात लेना चाहते हो, लेकिन आज शिया शियाओ और मैंगमेंग काफी देर तक लिविंग रूम में ही रहती हैं, जिस पर तुम्हें इस समय शॉवर लेना बहुत ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए तुम थोड़ा उदास होकर वापस बाथरूम में चले जाते हो। धीरे धीरे शाम के 5 बज जाते हैं और बाहर का मौसम आखिर थोड़ा ठंडा होने लगता है। उधर शिया शियाओ कुछ देर तक सोफा पर बैठी रहती है, फिर आखिर में वह टेबल पर रखे पैसे उठाती है, मैंगमेंग का हाथ पकड़ती है और घर से बाहर निकल जाती है। मैंगमेंग बहुत लंबे समय से बाहर नहीं गई होती है। उसे बाहर खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन उसकी माँ उसे पहले कभी बाहर नहीं ले जाती थी, क्योंकि डैड उन्हें बाहर जाने नहीं देता था। इसलिए इस बार बाहर निकलते ही वह बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। वह एक हाथ में अपना शीप वाला डॉल पकड़ती है और दूसरे हाथ से अपनी माँ का हाथ पकड़ती है। फिर वह पूरे रास्ते उछलती कूदती चलती है और उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखती रहती हैं। उसके लिए बाहर की हर चीज बिल्कुल नई और एक्साइटिंग होती है। लेकिन शिया शियाओ उतनी खुश नहीं होती। उसके कदम अनअवेयरली तेज होने लगते हैं। वह रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को देखती है और अचानक खुद को उनसे छोटा फील करने लगती है, खासकर अपने और मैंगमेंग के कपड़ों को देखकर, जो अब उन दोनों को ठीक से फिट भी नहीं आते। मॉल ज्यादा दूर नहीं होता। शिया शियाओ को याद होता है कि सिर्फ 2 सड़क पार करने के बाद ही वह पहुंच जाएगी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे लगता है कि सिर्फ 2 साल में ही यह मॉल पहले से काफी बदल चुका है। अब वह पहले से ज्यादा सुंदर और अच्छे से डेकोरेट
किया गया होता है। जैसे ही वह अंदर जाती है उसे एक फोन स्टोर दिखाई देती है। बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर सिम कार्ड का साइन भी बना होता है। शिया शियाओ एक पल के लिए रुकती है, फिर मेंगमेंग का हाथ पकड़कर अंदर चली जाती है। स्टोर के अंदर काफी लोग होते हैं और सभी क्लर्क्स अपने अपने काम में लगे होते हैं, जिस पर बहुत समय से किसी से बात न करने वाली शिया शियाओ दरवाजे के पास खड़ी होकर एक पल के लिए चुप हो जाती है। लेकिन तभी एक फीमेल क्लर्क उन्हें देख लेती है। वह खुद आगे आती है, पहले मेंगमेंट के सिर पर हाथ फेरती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, यह छोटी बच्ची कितनी प्यारी है, क्या आप फोन लेने आई हैं? यह सुनते ही किसी के मेंगमेंट की तारीफ करने पर शिया शियाओ के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ जाती है। फिर वह धीरे से सिर हिलाकर कहती है, नहीं, मेरे पास फोन है, मुझे सिर्फ सिम कार्ड बनवाना है, क्या यहाँ बन जाएगा? जिस पर फीमेल क्लर्क मुस्कुराते हुए उसे अंदर काउंटर तक ले जाती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, यहाँ हमारे पास कई पैकेज हैं, आप इनमें से कोई भी चुन सकती हैं। लेकिन उससे पहले क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका फोन कौन से ब्रांड का है? अगर वह हमारी कंपनी का हुआ तो सिम कार्ड पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट का नाम सुनते ही शिया शियाओ की आंखें चमक उठती हैं। वह जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालती है और फीमेल क्लर्क को दिखाते हुए पूछती है, क्या यह चलेगा? यह शायद आपकी ही कंपनी का है और इसे आज सुबह ही खरीदा गया है। फोन देखते ही फीमेल क्लर्क तुरंत पहचान जाती है, क्योंकि यही वह नया मॉडल होता है जो सुबह ही बिक गया था। जिस पर वह तुरंत समझ जाती है कि यह माँ बेटी सुबह वाले हैंडसम गाय की वाइफ और बच्ची हैं। लेकिन फिर वह दोनों को ध्यान से देखती है और उसे यह थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि दोनों के कपड़े बहुत पुराने और छोटे होते हैं। वह मन ही मन सोचती है, क्या सुबह वाला आदमी अपनी वाइफ और बेटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता? लेकिन वह कुछ पूछती नहीं। उसके चेहरे पर अब भी स्माइल होती है। फिर वह एक्साइटमेंट से कहती है, ओह, तो सुबह फोन खरीदने वाले हैंडसम गाय आपके हस्बैंड हैं, आप कितनी लकी हैं, और ये तो हमारा सबसे नया फोन है। अगर आपके पास ये है तो आप इस वाला पैकेज ले सकती हैं। इसमें 100 रिचार्ज करने पर 100 फ्री मिलेगा और 600 मिनट्स की फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। जिस पर वह फिर से बहुत गर्मजोशी से शिया शियाओ को सब समझाने लगती है। और इस बार जिस इंसान की वह इतनी सर्विस कर रही होती है वह तुम नहीं बल्कि शिया शियाओ होती है। शिया शियाओ थोड़ी घबराई हुई हालत में पैसे देती है, सिम कार्ड बनवाती है और फिर स्टोर से बाहर निकल आती है। लेकिन बाहर आने के बाद भी उस फीमेल क्लर्क की एक्साइटेड आवाज उसके दिमाग में घूमती रहती है। वह लगातार यही कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। जिस पर शिया शियाओ मन ही मन सोचती है, अगर इतना अच्छा आदमी है तो तुम ही उसे अपने घर ले जाओ। सिम कार्ड बनवाने के बाद शिया शियाओ एक बैंक भी जाती है। वहाँ वह नया बैंक कार्ड बनवाती है और तुम्हारे दिए हुए सारे पैसे उसमें जमा कर देती है। सिम कार्ड के पैसे निकालने के बाद भी उसके पास 4,900 युआन बचते हैं, क्योंकि तुमने उसे पूरे 5,000 युआन दिए होते हैं। बैंक से बाहर निकलते समय उसके हाथ में नया फोन और बैंक कार्ड दोनों होते हैं। वह सामने की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देखती है और अचानक उसे लगता है जैसे वह सच में जिंदा है। अब अगर वह चाहे तो वह मेंगमेन को लेकर यहाँ से जा सकती है। उसके पास इतने पैसे हैं कि वह कोई काम ढूंढ सकती है, खुद और अपनी बेटी को पाल सकती है और शायद अपने सपनों को भी फिर से पूरा करने की कोशिश कर सकती है। तभी उसके कानों में मेंगमेन की छोटी सी आवाज आती है, मॉम मॉम, क्या मेंगमेन आइसक्रीम खा सकती है? जिस पर शिया शियाओ तुरंत पीछे मुड़ती है। मेंगमेन अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ी होती है, लेकिन उसकी गोल आंखें सामने थोड़ी दूर खड़े आइसक्रीम वाले पर टिकी होती हैं और उसके मुंह के कोने से तो जैसे पानी भी निकलने वाला होता है। यह देखकर शिया शियाओ अचानक मुस्कुरा देती है। उसकी स्माइल इस बार बहुत ब्राइट और खूबसूरत होती है। फिर वह धीरे से कहती है, हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही खाना है, नहीं तो बाद में पेट में दर्द होगा। जिस पर मेंगमेन खुश होकर अपनी माँ का हाथ और कसकर पकड़ लेती है और फिर माँ बेटी दोनों पहली बार इतने समय बाद बाहर का यह छोटा सा खुशी वाला पल एंजॉय करती हैं। उधर तुम बहुत पहले ही नहा चुके होते हो और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि बाहर गई शियाओ शायद अब वापस आना ही ना चाहे। नहाने के बाद तुम डिनर बनाने की तैयारी करने लगते हो। तुम्हें डर होता है कि अगर नूडल्स अभी बना दिए तो बाद में उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए तुम पहले बाकी डिशेस बनाकर टेबल पर रख देते हो, फिर नूडल्स काटकर चॉपिंग बोर्ड पर रख देते हो ताकि बाद में जल्दी से बना सको। इसके बाद तुम वापस लिविंग रूम में आते हो, सोफा पर बैठ जाते हो, अपना फोन उठाते हो और इंटरनेट पर सर्च करने लगते हो। अगर बच्चा खाना नहीं खाता तो क्या करना चाहिए? तुम सोचते हो अगर वह शरारत करे, मारपीट करे तब भी ठीक है, लेकिन इतनी क्यूट, इतनी समझदार बच्ची वह खाना कैसे नहीं खा सकती? और इतनी प्यारी बच्ची को देखकर तुम तो उसकी उंगली तक छूने से डरते हो। इसी तरह फोन चलाते चलाते तुम्हें थोड़ी नींद आने लगती है, तभी तुम्हारी हल्की सी झपकी लग जाती है। फिर अचानक तुम ऊपर टाइम देखते हो, शाम के 7 बज चुके होते हैं, जिस पर तुम तुरंत सीधा बैठ जाते हो। अभी तक वे दोनों वापस क्यों नहीं आई? यह सोचते ही तुम्हारे दिल में अचानक घबराहट होने लगती है, कहीं उन दोनों के साथ कुछ हो तो नहीं गया। जिस पर तुम जल्दी से उठते हो, शूज पहनते हो और बाहर जाकर उन्हें ढूंढने वाले होते हो। लेकिन जैसे ही तुम डोर खोलते हो, सामने वही दोनों वापस आती हुई मिल जाती हैं और बाहर से आती ठंडी हवा के साथ तुम वहीं खड़े के खड़े रह जाते हो, क्योंकि इस समय शिया शियाओ के कदम बहुत हल्के लग रहे होते हैं। उसके होंठों पर हल्की स्माइल होती है, जिससे साफ पता चलता है कि आज उसका मूड अच्छा है। उसके हाथ में कई शॉपिंग बैग्स होते हैं और मेंगमेंग एक हाथ से अपनी माँ के कपड़े पकड़कर चल रही होती है, जबकि दूसरे हाथ में वह वही शीप वाला डॉल पकड़े होती है जो तुमने उसे दिया था। लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा शौक इस बात से लगता है कि दोनों ने नए कपड़े पहन रखे होते हैं जो उन पर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तुम्हें देखते ही माँ बेटी दोनों एक पल के लिए रुक जाती हैं, लेकिन
अगले ही पल मेंगमेंग खुश होकर तुम्हारी तरफ भागती है और मीठी आवाज में कहती है, डैड। आज बाहर घूमकर और नए कपड़े पहनकर मेंगमेंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका यह डैड कहना तुम्हें अंदर तक हिला देता है। तुम्हारी आवाज तक हल्की सी अटक जाती है, जिस पर तुम जल्दी से नीचे झुकते हो, मेंगमेंग के बाल सहलाते हो और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेते हो। इसके बाद तुम उसे लेकर घर के अंदर चलते हो और मुस्कुराकर कहते हो, डैडी ने आज तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, क्या उसमें 2 एग्स डाल दूं? जिस पर मेंगमेंग तुरंत खुश होकर कहती है, मेंगमेंग को एग्स पसंद है और मेंगमेंग को डैड सबसे ज्यादा पसंद है। यह सुनकर पीछे खड़ी शिया शियाओ वहीं रुक जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले तक मेंगमेंग कह रही थी कि उसे मॉम सबसे ज्यादा पसंद है और अब एक पल में उसने साइड बदल ली होती है। मेंगमेंग ज्यादा देर इंतजार नहीं करती। एग्स वाले नूडल्स बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तुम नूडल्स उसके सामने रखते हो, उसके छोटे से नोज को हल्का सा छूते हो और फिर आदत के मुताबिक मुड़कर जाने लगते हो। लेकिन जैसे ही तुम पीछे मुड़ते हो, मेंगमेंग तुम्हारे कपड़ों को पकड़ लेती है। फिर वह धीरे से कहती है, डैड क्या आप मेंगमेंग के साथ खाओगे? उसकी यह छोटी सी आवाज सुनकर तुम वापस मुड़ते हो और उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखते हो, जिस पर तुम्हारा दिल जैसे पिघल जाता है। तुम धीरे से कहते हो, अगर मेंगमेंग चाहे तो डैडी उसके साथ बैठेगा, डैडी हमेशा मेंगमेंग के पास रहेगा। यह सुनते ही मेंगमेंग बहुत खुश हो जाती है। वह अपने पास वाली चेयर पर हाथ मारती है और तुम्हें वहां बैठने के लिए कहती है, जिस पर तुम अपनी नाक छूते हो और थोड़े ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ किचन में जाकर एक और बाउल नूडल्स लेकर आते हो। फिर तुम मेंगमेंग के पास बैठ जाते हो। उसके एक तरफ मॉम बैठी होती है और दूसरी तरफ डैड, जिस पर मेंगमेंग और भी ज्यादा खुशी से खाना खाने लगती है। वह इतना अच्छे से खाती है कि पूरा एक बाउल नूडल्स खत्म कर देती है। फिर भी वह और खाना चाहती है, लेकिन शिया शियाओ डरती है कि कहीं उसका पेट खराब ना हो जाए, इसलिए वह उसे और खाने नहीं देती। इसके बाद बस तुम और मेंगमेंग साथ बैठे खेलते रहते हो, जबकि शिया शियाओ खाना खत्म करके अकेले वापस किचन में चली जाती है। तुम्हें पता होता है कि शिया शियाओ ने अपने मन में बहुत बड़ा स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि अगर तुम उसकी जगह होते तो शायद तुम कभी अपने दुश्मन के साथ एक रूम में भी नहीं रह पाते। नहीं, अगर तुम उसकी जगह होते तो शायद सामने वाले इंसान को जीने भी नहीं देते। यह सोचकर तुम बस चुप हो जाते हो। इसी तरह मेंगमेंग के साथ खेलते खेलते रात के 9 बज जाते हैं। मेंगमेंग को बहुत नींद आ रही होती है। उसका छोटा सा सिर बार बार नीचे गिरता है, लेकिन फिर भी वह सोना नहीं चाहती। इसी दौरान तुम्हें एक और बहुत बड़ी बात समझ आती है। मेंगमेंग अब 3 साल की हो चुकी है, लेकिन उसे अभी तक अपने शूज उतारना भी नहीं आता, जबकि इस उम्र के बच्चे तो नॉर्मली किंडरगार्टन जाने लगते हैं। तुम जानते हो कि इसकी वजह पहले का वह खराब फैमिली एनवायरनमेंट है और ये सब एक दिन में ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी शिया शियाओ बेडरूम से बाहर आती है। वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सोफा पर बैठे तुम्हें और मेंगमेंग को देखती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा होता है कि अब मेंगमेंग के सोने का टाइम हो गया है। जिस पर तुम मेंगमेंग को सोफा से उठाते हो, कोई उसके छोटे से फेस को किस करते हो और मुस्कुराकर कहते हो, मेंगमेंग अब सोने का टाइम हो गया है, क्या डैडी कल फिर तुम्हारे साथ खेलेगा? यह सुनकर मेंगमेंग की आधी बंद आंखें थोड़ा खुल जाती हैं। वह पहले तुम्हारी तरफ देखती है, फिर अपनी माँ की तरफ देखती है और अगले ही पल वह अपना छोटा सा चेहरा तुम्हारी गर्दन में छिपा लेती है और धीरे से कहती है, मेंगमेंग आज डैड के साथ सोएगी। उसकी यह बात सुनकर तुम एक पल के लिए पूरी तरह घबरा जाते हो और उधर शिया शियाओ का चेहरा भी थोड़ा डार्क हो जाता है। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जिस पर तुम बेबस होकर शिया शियाओ की तरफ देखते हो, जैसे कहना चाहते हो कि यह आइडिया तुम्हारा नहीं, मेंगमेंग का है। उधर शिया शियाओ चुपचाप अपनी मुट्ठी कस लेती है। उसके मन में सिर्फ यही आता है, ये छोटी सी बच्ची भी कितनी जल्दी बदल गई। मैंने इसे इतने सालों तक संभाला और यह सिर्फ 2 दिन में अपने डैड के पास चली गई। लेकिन आखिर में मेंगमेंग की जिद जीत जाती है। शिया शियाओ बस चुपचाप जाकर उसे नहला देती है और उसके बाद मेंगमेंग सीधे तुम्हारे बेड में आकर घुस जाती है। वह बिल्कुल किसी छोटे कोआला की तरह तुम्हारी गर्दन पकड़कर लटक जाती है और छोड़ती ही नहीं, जिस पर तुम भी उसे ऐसे पकड़े रहते हो, क्योंकि ये पहली बार होता है जब कोई बच्चा तुमसे ऐसे चिपक कर सोना चाहता है। फिर तुम्हें इंटरनेट पर पढ़ी हुई पेरेंटिंग वाली बातें याद आती हैं, जिस पर तुम मेंगमेंग को धीरे धीरे बहुत पुरानी एक बेड टाइम स्टोरी सुनाने लगते हो। एक बहुत खूबसूरत देश है। राजा की 2 बहुत प्यारी बेटियां हैं। उनमें से एक का नाम एल्सा है। मेंगमेंग बहुत ज्यादा खुश थी। वो गहरी नींद में सो गई। एक सुबह मेंगमेंग अभी भी सो रही थी। तुम जल्दी उठ गए। अगले ही पल तुमने अपनी आंखें मल लीं, जैसे तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लिविंग रूम में चाय पर लगी ऑइंटमेंट गायब हो गई थी और तुम्हारी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। आज तुम खुश मूड में घर से बाहर निकले। नहाने और खाना बनाने में तुमने कुल मिलाकर 2 घंटे से ज्यादा लगा दिए। नाश्ता बनाने के बाद आज एक और काम था, अपनी बेटी को उठाने के लिए बुलाना। मेंगमेंग तुम्हारी नरम आवाज से जाग गई। उसने अपनी नींद भरी आंखें मली और फिर जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल धीरे धीरे आ गई और उस छोटे से बच्चे ने अपने 2 नरम हाथ फैला दिए। तुमने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और उसे प्यार से उठा लिया। फिर उसे वो नए कपड़े पहनाए जो तुमने कल ही खरीदे थे और उसके बाद उसे लेकर बाहर मुंह हाथ धुलाने चले गए। वीडियो में तुमने बच्चों का ध्यान रखना सीख लिया था, लेकिन थ्योरी तो थ्योरी ही होती है। अब थोड़ी देर संभालने के बाद तुम्हें समझ आ गया कि ये कितना मुश्किल है। उस छोटे बच्चे का शरीर बहुत नाजुक था। तुम जोर लगाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए पूरा प्रोसेस थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। खासकर जब उस छोटे बच्चे के बाल बांधने की बारी आई, तब तो तुम और भी हेल्पलेस लग रहे थे। बहुत देर मेहनत करने के बाद
आखिर में तुम उसके बाल बस टेढ़े मेढ़े ही बांध पाए। पापा बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मेंगमेंग ने शीशे में अपने टेढ़े बाल देखे। उसने अपना छोटा सा मुंह फुलाया और हंसते हुए चिंग का मजाक उड़ाया। तुमने उसका छोटा सा नाक पकड़ लिया, जिससे मेंगमेंग अपने भाई पर हंसे बिना नहीं रह पाई। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप किचन में गई और नाश्ता बाहर ले आई। शायद उसे खुद भी पता नहीं चला, उसके होंठों के किनारे पहले ही हल्के से ऊपर उठ चुके थे। और एक सिंपल नाश्ते के बाद तुमने मेंगमेंग को शियाओ के पास वापस नहीं भेजा, बल्कि उसे अपने साथ सोफे पर ले गए और प्रिंसेस वाली चीजें खेलने लगे। बस इस बार मेंगमेंग के साथ खेलते खेलते तुमने अनजाने में उसके छोटे से दिमाग में कुछ बहुत सिंपल नंबर्स डालने शुरू कर दिए, 1 से 10 तक के नंबर। और मेंगमेंग की इस प्रॉब्लम को समझने के बाद तुमने अपने रोज के खेल में चुपचाप एक प्लान बना लिया, एक छोटा फैमिली और सेल्फ लर्निंग प्लान बनाने का, सिंपल नंबर से शुरू करके फिर जिंदगी की कुछ कॉमन बातें। तुम मेंगमेंग को धीरे धीरे सब सिखाओगे। जाहिर है ये एक दिन में नहीं होने वाला था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेंगमेंग बहुत स्मार्ट थी। पहले उसे किसी ने ये चीजें नहीं सिखाई थी, लेकिन अब तुम्हारी अनजानी गाइडेंस में अच्छे चेंजेस दिखने लगे थे। इससे तुम्हें काफी अच्छा फील हुआ। हारुका शिमोनेशी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हुए बाप बेटी की इंटरेक्शन को देख रही थी, और इसी वक्त उसने ये भी नोटिस किया कि तुम पिछले सीन में मेंगमेंग को सिखा रहे थे। वो चुपचाप देखती रही। उसके दिल में हल्की सी मिठास आ गई। वो बहुत पहले से अपने बच्चे को सिखाना चाहती थी, लेकिन पहले का फैमिली एनवायरनमेंट, उनकी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी। वो मेंगमेंग को एक नॉर्मल मां की तरह कैसे सिखा सकती थी? शिमो शियाओ ने अपनी नजरें हटा लीं। उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। ये सच में नया फोन था। सॉफ्टवेयर बहुत तेजी से डाउनलोड हो रहा था। बस कुछ ही सेकंड में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, और जैसे ही याओ शिमोनेशी ने अपना वीचैट खोला, वहां एक अनरीड मैसेज था। वो मैसेज उसकी छोटी असिस्टेंट ताइलेले का था, जो 2 साल से उसके साथ थी। उसके वीचैट में वैसे भी बहुत कम लोग थे तुम्हारे अलावा, और पुरानी कंपनी के कुछ लोग। टायो लेले के मैसेज उसकी शादी से लेकर 2 दिन पहले तक आते रहे थे। ज्यादातर मैसेजेस में उसने उसका हाल पूछा था, लेकिन उसने कभी रिप्लाई नहीं किया। मैसेजेस की इस लंबी लाइन को देखकर शिमो शियाओ का दिल थोड़ा भर आया, और उसने तुरंत रिप्लाई किया, सॉरी लेले, मैं पहले तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दे पाई। अब मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो। मैसेज भेजने के 2 सेकंड के अंदर ही सामने से तुरंत रिप्लाई आ गया, सिस्टर शियाओ, आप आखिरकार जिंदा हो। मुझे लगा शादी के बाद आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। सिस्टर शियाओ, आपको नहीं पता आपके गायब होने के बाद कंपनी में कितनी बातें हुई, खासकर उस नफरत वाले लियू केन ने। पिछले 2 साल से वो बहुत घमंडी हो गया है, और वो हर किसी से आपके बारे में बुरा बोलता था। कहता था कि आपके साथ जो हुआ वो सही हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेले का मैसेज देखकर शियाओ के होंठ हल्के से हिले। लियू केन सही कह रहा है, वो सच में डिजर्व करती थी। पहले कंपनी में वो हमेशा लियू केन को दबाकर रखती थी, और अब सर्कल छोड़ने के बाद उसके साथ ऐसा होना भी नॉर्मल था। शियाओ ने लेले की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे उसके बारे में पूछा, सब ठीक है सिस्टर शियाओ, फिक्र मत करो, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आती है। क्या आप अभी भी वापस जाएंगी? शियाओ चौंक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए चाहत दिखी। क्या वो सच में वापस जाएगी? उसने सिर घुमाकर तुम्हारी तरफ देखा, फिर मेंगमेंग की तरफ देखा, और थोड़ी देर बाद उसकी आंखों की वो चाहत धीरे धीरे खत्म हो गई। शायद नहीं, लेकिन अगर लेले मुझे याद करती है तो मैं उसे भूलूंगी नहीं। उसी समय शहर के बीचों बीच तियानमी एंटरटेनमेंट बिल्डिंग में करीब 1.6 मीटर लंबी एक लड़की ने अपने कंधों का बोझ नीचे रखा, और उसके हाथ खुशी में मोबाइल को कसकर पकड़कर तेजी से टाइप करने लगे। लेकिन बहुत जल्दी एक तेज आवाज वाली लड़की ने उसे उसकी खुशी से बाहर निकाल दिया। ताओ लेले, क्या तुम काम चोरी कर रही हो? जल्दी काम करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पहले किसी फेमस एक्ट्रेस की असिस्टेंट थी तो अब भी खास हो? अगर काम नहीं करना तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये आवाज एक लंबी फॉक्स गर्ल जैसी लड़की की थी, एक घमंडी और खुद पर मरने वाली औरत। उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था। उसकी लंबी बहती हुई आंखों में घमंड भरा हुआ था। क्या देख रही हो? और रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इक्विपमेंट रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या तुम तीनों मेरे साथ रिकॉर्डिंग करने चल सकती हो? ताई लेले ने उस औरत की तरफ देखा। चुपचाप धक्का दिए जाने के बाद भी उसने जमीन पर रखा इक्विपमेंट उठाया और रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ चल दी। सिस्टर शियाओ से मिलने के लिए इस शनिवार मेरी छुट्टी है, मेरे पास कांटेक्ट करने का टाइम होगा। शियाओ ने ऐसा मैसेज देखा, और आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फिर से स्क्रॉल किया, लेकिन और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसने वेबो खोल लिया। उसके वेबो पर आखिरी अपडेट अभी भी 2 साल पुरानी थी। वही पोस्ट जिसमें उसने सर्कल छोड़ने का ऐलान किया था, और उसके पहले वाले लाखों फैंस अब हजारों में बदल चुके थे। जियांग के फैंस के अलावा शिंगयुआन के कुछ पुराने फैंस अभी भी थे, जो अक्सर उसकी बात करते थे और उसकी फिक्र करते थे। इसलिए उसने वेबो के हॉट सर्च देखे। ज्यादातर हाल की गॉसिप न्यूज थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी थीं जो हाल ही में वायरल हुए एक गाने की बात कर रही थीं। इविल लाइफ हैज यू, इमॉर्टल सॉन्ग, मिस्टीरियस सिंगर। सिर्फ एक वीडियो से फैंस की पूरी दुनिया फट गई। शिंगयाओ कौन है?
डीप एनालिसिस, हाल की एक ट्रेजर सॉन्ग का पूरा हिसाब। शिमोनिशी हारुका बहुत क्यूरियस हो गई। हाल ही में इतना पॉपुलर हुआ ये कौन सा गाना है, इसलिए उसने टाइटल ढूंढा और उस पर क्लिक कर दिया। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप वीडियो इंटरफेस पर चली गई। जानी पहचानी गिटार की धुन बजने लगी। लिविंग रूम शांत हो गया और तीनों के कानों में सिर्फ गाने की आवाज गूंजने लगी। तुमने थोड़ा ऑकवर्ड होकर सिर घुमाया। मेंगमेंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ शिया शियाओ की गोद में फैल गई और मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगी। शिया शियाओ पूरी तरह से स्टन्ड रह गई। ये जानी पहचानी आवाज, क्या ये वही गाना नहीं था जो 2 दिन पहले कमरे से सुनाई दे रहा था? तो उस दिन वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मेंगमेंग ने सबसे पहले बोला। उसने अपनी छोटी उंगली मोबाइल की स्क्रीन की तरफ की, फिर शियाओ की तरफ देखा। उसकी बड़ी आंखें क्यूरियोसिटी से भरी थीं। ये पापा हैं? पापा फोन में हैं? हाँ, ये पापा हैं। हारुका शिमोनिशी ने उस छोटे बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और जवाब दिया। अब उसे समझ आया कि तुम्हारे पास घर का फर्नीचर बदलने के लिए इतना पैसा कहां से आया। लाइक्स की संख्या मिलियंस में है, फिर पैसे कैसे नहीं होंगे? उसने सिर घुमाकर तुम्हारे साफ निखरे हुए साइड फेस को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब और कॉम्प्लिकेटेड एहसास था। मेंगमेंग को अपनी माँ का जवाब मिल गया और वो खुशी से वापस तुम्हारी गोद में कूद गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से तुम्हारा चेहरा पकड़ लिया। उसकी बड़ी आंखों में चमक भरी हुई थी और वो खुश होकर बोली, पापा बहुत अच्छे हैं। मेंगमेंग भी गाना गाना चाहती है और मोबाइल में भी जाना चाहती है। उसके 2 नरम छोटे हाथ तुम्हारे चेहरे पर टिक गए। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। तुम्हारे दोनों बड़े हाथों ने अपनी बेटी का छोटा चेहरा पकड़ लिया। क्या मेंगमेंग को गाना पसंद है? मेंगमेंग को भी गाना पसंद है। मेंगमेंग ने बिना रुके अपनी बड़ी आंखों के साथ जवाब दिया। तुम्हारी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। अच्छा, तो फिर पापा मेंगमेंग को गाना सिखाएंगे और जब मेंगमेंग सीख जाएगी तब वो भी मोबाइल में गाएगी, ठीक है? मेंगमेंग बार बार अपना छोटा सिर हिलाने लगी। फिर उसने खुशी से तुम्हारे गाल पर जोर से किस कर लिया और ये रिवॉर्ड मिलते ही तुम तुरंत मुस्कुरा दिए। उस छोटे बच्चे की तारीफ भरी नजरों के नीचे तुम जल्दी से अपने कोने वाले छोटे से ठिकाने पर गए, गिटार उठाया और वापस सोफे पर आ गए। तुमने उसे प्यार से मनाया, फिर गिटार के तारों को छेड़ा। आज पापा मेंगमेंग के लिए एक बच्चों का गाना बनाएंगे जो सिर्फ मेंगमेंग का होगा। पहले पापा इसे मेंगमेंग को गाएंगे और अगली बार मेंगमेंग भी साथ में गाएगी। मेंगमेंग खुशी से सिर हिलाने लगी। उसका छोटा सा चेहरा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। इस गाने का नाम है करेज एक्सप्लोजन। मेंगमेंग ध्यान से सुनना। इतना कहकर तुमने धीरे से गिटार के तार छेड़े। धुन बहुत हल्की और खुश थी। फिर पूरे लिविंग रूम में आवाज गूंजने लगी। मेंगमेंग का रिदम सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा था। वो अपना सिर हिला रही थी और धुन के साथ धीरे धीरे झूम रही थी। तुम भी अनजाने में उस छोटे बच्चे के साथ अपने शरीर को हिलाने लगे। उन दोनों को एक जैसा झूमते देखकर शिया शियाओ की आंखें धीरे धीरे नरम हो गईं और उसके चेहरे पर चुपचाप एक मुस्कान आ गई। वो भी पूरे फैमिली के रिदम में शामिल हो गई। पहली बार पूरा परिवार खुशी के समंदर में डूबा हुआ था। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लिविंग रूम भी गा रहा हो। और मेंगमेंग ने अपनी छोटी मुट्ठी कस ली, फिर एकदम से सुपर हीमैन जैसा पोज बना लिया। तभी तुमने भी अपने हाथ का गिटार नीचे रख दिया, छोटे बच्चे की तरफ वैसा ही जेस्चर किया, फिर अपनी उंगली बढ़ाकर प्यार से मेंगमेंग के माथे को छुआ। मेंगमेंग सीधे तुम्हारी गोद में कूद गई और उसके छोटे छोटे हाथों ने तुम्हारी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। पापा, मेंगमेंग को ऐसे वाले पापा पसंद हैं। आप पहले जैसे वापस मत बनना, ठीक है? मेंगमेंग की कमजोर सी आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी। तुमने हल्का सा मुंह खोला और अचानक तुम्हारी आंखों में नमी भर आई। तुमने मेंगमेंग को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा उसके कपड़ों में छुपा लिया। हाँ, पापा अब कभी वैसे नहीं बनेंगे। तुम्हारी आवाज भारी हो गई थी और कंधे हल्के से कांप रहे थे। शिया शियाओ इस वक्त तुम्हारा चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इस समय तुम्हारी आंखों में आंसू हैं और फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है। वो जानती थी कि पुराने दिन अब कभी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। तुमने सबसे पहले अपने इमोशन संभाले, गिटार को अपने पास रखा और मेंगमेंग को अपनी गोद में बैठा लिया। अच्छा, मेंगमेंग ने बहुत जल्दी मान लिया और उसके बाद का समय उन दोनों के सीखने का टाइम बन गया। पूरी सुबह लिविंग रूम में उन दोनों की गाने की आवाज गूंजती रही। बस फर्क इतना था कि वो जो करती थी वो साफ तौर पर तुम्हारी स्किल जितना अच्छा नहीं था, लेकिन इस फैमिली का माहौल तुम्हें खाना खाते वक्त बहुत अच्छा फील करा रहा था। यही तो वैसी मेंगमेंग थी जैसी एक रियल फैमिली में होनी चाहिए। मेंगमेंग बहुत जल्दी सीख रही थी और सिर्फ 3 दिन में उसने करेज एक्सप्लोजन पूरा गाना गाना सीख लिया। और मेंगमेंग की जोरदार जिद पर तुमने उसका एक वीडियो भी बनाया और उसे पोस्ट कर दिया। वीडियो में प्यारी सी बच्ची प्रिंसेस ड्रेस पहने हुई थी। उसके सिर पर बो था, उसका छोटा सा शरीर म्यूजिक के साथ झूम रहा था। वो इतनी क्यूट लग रही थी और शूट करते वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारा चेहरा पूरा यही कह रहा था, ये मेरी बेटी है। मेरा प्रॉड सुंडेरे एक्सप्रेशन। साइड में बैठी शिया शियाओ ये सब देख रही थी। शिया शियाओ ने अनजाने में तुम्हारा चेहरा देखा और वो हंसी रोकते रोकते लगभग नाराज हो गई। उसने पहली बार तुम्हें इस तरह देखा था और तुम्हारे अंदर ऐसा साइड भी हो सकता है। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे अच्छे बिहेवियर की वजह से शिया शियाओ का रिश्ता तुम्हारे साथ काफी नरम हो गया था। कम से कम अब शिया शियाओ खुद से तुमसे 2-4 बातें कर लेती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि शिनयाओ अकाउंट का दूसरा वीडियो भी एक गाना निकलेगा और वो गाना भी ओरिजिनल होगा और इतना अच्छा भी होगा। शियाओली ने ये वीडियो सबसे पहले देख लिया और पूरा वीडियो देखने के बाद उसने बिना सोचे सबसे बड़ा लाइक दे दिया। इतनी प्यारी सी बच्ची, इतना अच्छा गाना,
श्याओली के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसका पूरा मुंह खुशी से खुल गया। उसके तुरंत बाद हॉट सर्च फिर से एक्सप्लोड हो गया। तुम्हारे आसपास का स्टॉर्म अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था और इस नए तूफान ने पहले ही सब उड़ा दिया। इस वीडियो की पॉपुलैरिटी और भी तेजी से बढ़ी। सिर्फ एक दोपहर में लाइक्स की संख्या 5 मिलियन तक पहुंच गई। कमेंट्स की संख्या तो और भी क्रेजी थी, जिसकी वजह से रात में तुम्हें अपना मोबाइल फिर से म्यूट करना पड़ा। तुम मैंगमैन के साथ सोफे पर बैठे थे और बिना थके कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रहे थे। मुझे भी ऐसी बेटी चाहिए। मैं फेंग युआनबे को येलो हेयर रखने नहीं दूंगा। ये सबसे ज्यादा लाइक कमेंट था। बेटी तो होनी चाहिए, लेकिन पहले पिता का होना जरूरी है। पहले जिंदगी होनी चाहिए, फिर बेटी। ये दूसरा सबसे ज्यादा लाइक कमेंट था। तुमने अभी शुरुआत ही की थी और बेटी ने तुरंत करेज एक्सप्लोजन गाना शुरू कर दिया। अगला वीडियो क्या, अब माँ के आने का टाइम है। ये सबसे ज्यादा रिप्लाई वाला कमेंट था। एक शनिवार को तुम अभी राइड करके आए थे और पसीना पोंछते हुए घर का दरवाजा खोला, तभी तुमने शिया शियाओ को बाथरूम से बाहर आते देखा। उसने नया खरीदा हुआ स्लिप ड्रेस पहन रखा था। वो साफ दिख रहा था कि उसने अभी अभी नहाया था। वो अपने बाल सुखा रही थी। गर्मी की वजह से उसका चेहरा हल्का लाल था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे और अचानक तुम्हारे दिमाग में एक कविता सी आ गई। तुम्हें ऐसे बेवकूफों की तरह खुद को घूरते देखकर शिया शियाओ के चेहरे पर धीरे धीरे लालिमा फैल गई, यहाँ तक कि उसके कान भी लाल होने लगे। साफ था कि दोनों की शादी को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अभी अभी साथ आए हों, जैसे कोई नया कपल हो। सिया शियाओ ने खुद को शांत करने की कोशिश की और तुमसे हेलो कहा, लेकिन बोलते बोलते वो जल्दी से बेडरूम में चली गई। तुमने बस छोटा सा जवाब दिया। सिया शियाओ ने कुछ नहीं कहा और वो भी वापस बेडरूम में भाग गई। तुमने बेबस होकर मुस्कुराया, अपने दिमाग से बेकार के ख्याल निकाले और बाथरूम में चले गए, नहाया, खाना बनाया और फिर मैंगमेंग को उठाने चले गए। डेली 3 पीस सेट। जब तुमने बेडरूम का दरवाजा खोला, मैंगमेंग अभी भी सो रही थी। कुछ दिनों की अच्छी खाने पीने और नींद की वजह से मैंगमेंग का चेहरा पहले से काफी ज्यादा हेल्दी लग रहा था। हालांकि वो अभी भी पतली थी, लेकिन उसका पूरा मूड और हालत आंखों से ही बेहतर लग रही थी। तुम बिस्तर के किनारे बैठ गए और थोड़ी देर उसे देखते रहे, फिर झुककर प्यार से उसकी छोटी सी नाक पकड़ ली। मैंगमेंग, उठो, खाना खाना है। बिस्तर पर पड़ी वो छोटी सी बच्ची धीरे धीरे आंखें खोलने लगी और जैसे ही उसने तुम्हें देखा, उसके होंठों के किनारे अपने आप ऊपर उठ गए। फिर उसने धीरे से अपना छोटा हाथ बढ़ाया और तुम्हारी गर्दन पकड़ ली। पापा, तुम मुस्कुराए, उसे गोद में उठाया, बेडरूम से बाहर आए और उसे वॉश बेसिन के सामने वाले स्टूल पर बैठा दिया। पिछले 2 दिनों से वो छोटी बच्ची खुद ही अपना चेहरा धो रही थी और दांत साफ कर रही थी। तुम उसके पास खड़े थे, उसके लिए टूथपेस्ट निकाल रहे थे, टॉवेल दे रहे थे और बाकी चीजें संभाल रहे थे। मैंगमेंग बहुत स्मार्ट थी। तुमने उसे सिर्फ 2 दिन सिखाया था और उसने ये स्किल सीख ली। इसी समय शिया शियाओ भी बेडरूम से बाहर आई। उसके पीछे के लंबे बाल ऊपर बांधे हुए थे, एक छोटे से बन में। इस तरह की शिया शियाओ को देखकर तुम्हारी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। तुमने मन ही मन सिर हिलाया। क्या यही वो एनर्जी है जो किसी 20 साल की लड़की में होनी चाहिए? लेकिन वो अभी भी बहुत पतली है। अगर थोड़ी हेल्दी होती तो और भी अच्छी लगती। शिया शियाओ अभी भी अंदर से थोड़ी नर्वस थी। उसकी आंखें हल्की लाल थीं। घर में उसने पहली बार इस तरह कपड़े पहने थे। उसे नहीं पता था कि वो अच्छी लग रही है या नहीं। उसने सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा और तुम अभी भी उसे देख रहे थे। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई और जैसे ही उसने तुम्हारी आंखें चमकती हुई देखी, उसे समझ आ गया कि वो अच्छी लग रही है। रुको, मुझे उसकी राय की परवाह क्यों हो रही है? शिया शियाओ ने गुस्से में चॉपस्टिक्स उठाई और कटोरे में 2 बार हिलाया। वो अपनी ही इस हालत पर नाराज हो गई और तभी तुम भी मैंगमेंग को लेकर वहां आ गए। मैंगमेंग ने मीठी आवाज में उसे बुलाया, फिर उसने अपना छोटा स्पेशल स्पून उठाया और सामने रखी मिलेट पॉरेज को हिलाने लगी। क्या तुम आज हमारे साथ बाहर चलोगे? अचानक तुम्हें शिया शियाओ की आवाज सुनाई दी। तुमने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शिया शियाओ ने सिर हिलाया, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। उसके कान पहले से ज्यादा लाल हो चुके थे। ठीक है, मैं तुम्हें और मैंगमेंग को साथ इसलिए ले जाना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि टायो लेले उस छोटी बच्ची को देखना चाहती है और पिछले 2 दिनों में वो छोटी बच्ची तुम्हारी छोटी पूंछ बन गई है। वो तुमसे एक पल भी अलग नहीं रहती, इसलिए तुम बस उस छोटी बच्ची की वजह से साथ जा रहे हो और 2 साल बाद वो फिर से सिस्टर शियाओ से मिल पाएगी। ताओ लेले बहुत एक्साइटेड थी। उसने पहले ही कुछ कप्स मिल्क टी खरीद लिए थे। सीट पर बैठी थी और बार बार मिल्क टी शॉप के दरवाजे की तरफ देख रही थी। बस अफसोस की बात यह थी कि शिया शियाओ तुम्हारे साथ थी और उसे समझ नहीं आता था कि सिस्टर शियाओ उस बेकार आदमी के साथ क्यों है। वो चाहे जितना सोच ले, उसे समझ नहीं आता था। उसने शुरू में शिया शियाओ को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे उसका दिल पत्थर का हो, वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। ताओ लेले अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी, तभी उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी जो उछलती हुई छोटी सी बच्ची को गोद में उठाए दुकान के दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसकी आंखें चमक उठी और वो तुरंत खड़ी होकर हाथ हिलाने लगी। सिस्टर शियाओ, यहाँ? शिया शियाओ ने आवाज सुनी और जैसे ही ऊपर देखा, उसे टाओ लेले हाथ हिलाते हुए दिख गई। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों की आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही थोड़ा दर्द भी था। इतने लंबे समय बाद अपनी सबसे करीबी बहन जैसी इंसान से मिलने पर दोनों अपने इमोशंस दबा नहीं पा रही थी। ताओ लेले के होंठ कांप रहे थे। सिस्टर शियाओ,
आपने बहुत सहा है। क्या वो आदमी आपके साथ अच्छा नहीं था? वो कहाँ है? मैं उसे सबक सिखाऊंगी। शिया शियाओ थोड़ा असहज हो गई। उसने हल्का सा सिर हिलाया। तुम और तो लेले साथ में बैठ गए और उसने मेनमेन को गोद में लेकर अपने पास बैठा लिया। तब जाकर शिया शियाओ बोली, लेले फिक्र मत करो, वो अब मेरे साथ अच्छा है। तुम्हारा क्या? मेरे जाने के बाद क्या तुम ठीक से काम कर रही हो? मैं भी ठीक हूँ सिस्टर शियाओ। आपको नहीं पता मैं आपको कितना मिस करती थी। दोनों एक दूसरे से अपनी अभी की हालत के बारे में पूछती रहीं। थोड़ी देर बात करने के बाद ताओ लेले की नजर उस छोटी बच्ची पर गई। वो बच्ची अभी तक चुपचाप पास बैठी हुई थी। ताओ लेले बस शियाओ से बात करती रही। उसने अभी तक उसे ध्यान से देखा ही नहीं था, लेकिन अब जैसे ही उसने गौर से देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। ये बच्ची बिल्कुल सिस्टर शियाओ जैसी लगती है, खासकर उसकी बड़ी और स्मार्ट आंखें एक नजर में ही किसी का दिल जीत लें। ताओ लेले ये कहते हुए अपनी सीट से उठी, उस छोटी बच्ची के सामने बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ, फिर उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। ये बच्ची भी सिस्टर शियाओ की तरह बहुत पतली है। ताओ लेले के दिल में अब और ज्यादा गुस्सा भर गया। उसे पूरा यकीन था कि वो बेकार आदमी सिस्टर शियाओ और बच्ची के साथ अच्छा नहीं था। वो जितना सोचती उतना ही गुस्सा आता, और अब वो तुमसे सामने बैठकर सवाल करना चाहती थी। इसलिए उसने सिर उठाकर शिया शियाओ की तरफ देखा। सिस्टर शियाओ, आपने कहा था वो भी आएगा, वो कहाँ है? शिया शियाओ भी ताओ लेले की तुम्हारे लिए दुश्मनी महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अब उस नरम और बदल चुके इंसान के लिए उसके दिल में थोड़ा डर भी था। उसे डर था कि कहीं बच्ची डर न जाए। इसलिए ताओ लेले बस ठंडी आवाज में हूं करके वापस अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो दांत भींच रही थी, जैसे तुम्हें मार ही देना चाहती हो। सिस्टर शियाओ, ताओ लेले कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक वो रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं और वो मिल्क टी शॉप के दरवाजे की तरफ देखने लगी। शिया शियाओ भी चौंक गई। उसके चेहरे पर और ज्यादा परेशानी आ गई। उसे लगा तुम आ गए हो और इससे लेले और ज्यादा नाराज हो जाएगी। वो मुड़कर देखने ही वाली थी, तभी पीछे से एक हल्की सी तीखी आवाज आई, तुम्हारे पास अभी भी मिल्क टी पीने का टाइम है? मैंने जो काम दिया था वो खत्म हो गया क्या? लियू क्यान, तुम्हारी कोई हद नहीं है, आज छुट्टी का दिन है। ताओ लेले का चेहरा गुस्से से खराब हो गया, जैसे कोई छोटी बिल्ली गुस्से में फुफकार रही हो। शिया शियाओ मुड़ी और तब उसने साफ देखा कि सामने लियू क्यान खड़ी थी, वही लड़की जो पहले उसी कंपनी में उसके साथ थी और वो भी सिंगर वाली लाइन में थी। अरे ये तो सिस्टर शियाओ है ना? सिस्टर शियाओ घर पर नहीं बैठी, अपने सीधे साधे रिकवरी वाले ग्रुप में नहीं है। लेले को ढूंढने बाहर आ गई। क्या बात है? लियू क्यान की आंखों में हंसी थी और उसके मुंह से निकलने वाली हर बात में ताना भरा हुआ था। उसने अभी बात पूरी भी नहीं की थी कि बगल में बैठी ताओ लेले पहले ही गुस्से से बोल पड़ी, लियू क्यान, पहले अपना काम देखो। आज वर्किंग डे नहीं है तो अपनी ये अजीब बातें बंद करो। सिस्टर शियाओ, चलो यहाँ से, यहाँ एक पागल कुत्ता खड़ा है, ये बस हमारा मूड खराब करेगा। ताओ लेले ये कहकर मेंगमेन को उठाने लगी। उसने शिया शियाओ का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी, लेकिन लियू क्यान पहले ही उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी बुरी मुस्कान थी। उसने शिया शियाओ को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोली, सिस्टर शियाओ, तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो? क्या जिंदगी आसान नहीं चल रही? अगर मुश्किल है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ। आखिर मैं इतनी दयालु जो हूँ, लेले को ही देख लो, अब वो मेरे नीचे काम करती है, उसकी जिंदगी भी ठीक चल रही है ना लेले? ताओ लेले का चेहरा और सख्त हो गया। उसने लियू क्यान को घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शिया शियाओ ने सिर घुमाकर ताओ लेले की तरफ देखा। उसकी आंखों में शौक था, क्योंकि वो जानती थी कि जो काम लेले कर रही है वो बहुत मुश्किल और थका देने वाला काम था। कंपनी उसे ऐसा काम कैसे करने दे सकती थी? लेकिन साफ था कि अभी ये पूछने का टाइम नहीं था। शिया शियाओ ने सिर घुमाया और लियू क्यान की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ताओ लेले बोल पड़ी, मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है और तब मैं खुद रिजाइन कर दूंगी। मुझे बस उम्मीद है कि कुछ लोग जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही बुरा गिरते हैं। अगर सिस्टर शियाओ वापस आ गई तो शायद कुछ लोगों को रात में सपने में भी डर लगेगा। लियू क्यान ये सुनकर एक पल के लिए रुक गई। उसके दिल में सच में शिया शियाओ का डर था। आखिर पहले 1.5 साल तक शिया शियाओ ने उसे पूरी तरह दबाकर रखा था। उस वक्त उसे कौन नहीं जानता था। लेकिन लियू क्यान जल्दी ही हंस पड़ी। उसने शिया शियाओ की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ा मजाक सुन लिया हो। वापस आएगी, ये सबसे फनी जोक है जो मैंने कभी सुना है। कौन सी कंपनी एक ऐसी एक्सपायर्ड आर्टिस्ट को साइन करेगी जिसके साथ बच्चा भी हो? और बच्चे की बात करें तो शिया शियाओ, तुम्हारी बच्ची काफी अच्छी दिखती है, तुम इसे नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलर लिटिल फ्लावर बना सकती हो। लियू क्यान लगातार बोलती जा रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी एक्साइटमेंट थी। वो तो उस प्यारी सी बच्ची का चेहरा पकड़ने के लिए हाथ भी बढ़ाने लगी। अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा कि तुम्हारे पास रोने की भी जगह नहीं बचेगी। 2 आवाजें एक साथ गूंजी, एक शिया शियाओ की थी और दूसरी तुम्हारी भारी आवाज थी। तुम्हारी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम जल्दी से शिया शियाओ के पास पहुंचे, उसके हाथ में जो चीजें थीं वो ले लीं, फिर लियू क्यान के सामने खड़े हो गए और शिया शियाओ और मेंगमेन को अपने पीछे कर लिया। लियू क्यान एक पल के लिए डर गई
उसका शरीर अपने आप 2 कदम पीछे चला गया। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में थे और तुम्हारे अंदर से एक बहुत स्ट्रांग दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन जब उसने खुद को संभाला और ध्यान से तुम्हें देखा तो वो अचानक हंस पड़ी। ओह, तो ये वही गोरा सा निकम्मा है, बेकार आदमी। मैं सोच रही थी कौन है, तो तुम हो। क्या अब तुम सबके सामने मारपीट भी करोगे? तुमने भौहें सिकोड़ ली, फिर पीछे मुड़कर शिया शियाओ की तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में सवाल था, जैसे पूछ रहे हो ये कहां से आ गई। शिया शियाओ ने धीरे से कहा, ये हमारी पुरानी कंपनी की सिंगर है। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मिल जाएगी। तुम शायद किसी से नहीं डरते थे, लेकिन शिया शियाओ थोड़ी डरी हुई थी। जब उसने तुम्हें अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसने हल्का सा सिर झुका लिया। उसे ऐसे देखकर तुम्हारी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं, तुम्हारे दिल में और गुस्सा भर गया। तुमने शिया शियाओ से कुछ नहीं पूछा, बस सिर घुमाकर ऊपर से लियू कियन की तरफ देखा। सिंगर, सॉरी, मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना और मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मुझे बस इतना पता है कि अच्छा कुत्ता रास्ते में नहीं आता, रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी आवाज बहुत ठंडी और सीरियस थी। ये सुनते ही लियू कियन की आवाज और तेज हो गई। पहले अपनी औकात देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? तुम हर दिन गौ चेंग और शुबिन की चापलूसी करते हो, फैंसी बॉय ग्रुप वालों को रोज ड्रिंक पर बुलाते हो और अब यहाँ मेरे सामने बड़े आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। गाओ चेनग, शुबिन, तुमने इन दोनों नामों के बारे में सोचा और आखिरकार तुम्हें याद आया कि ये कौन है। ये उसी बॉय ग्रुप के मेंबर थे जिसमें पहले ओरिजिनल बॉडी वाला इंसान था। वो सर्कल छोड़ने के बाद फिर से डेब्यू करना चाहता था, इसलिए वो अक्सर इन लोगों को ड्रिंक पर बुलाता था और खुश करने की कोशिश करता था, लेकिन उन लोगों ने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन मैं उन दोनों में से नहीं हूँ जिनकी तुम बात कर रही हो, और अगर तुम ऐसे ही पीछे पड़ी रही तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। लियू कियन कुछ पल चुप रही, लेकिन आखिर में वो रास्ते से हट गई। तुमने पीछे खड़ी शिया शियाओ का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ आगे खींच लिया। तुमने फिर से उसे प्रोटेक्ट किया और धीरे से कहा, आगे से बाहर मत आना। जब तुम लोग लियू कियन के पास से निकल रहे थे तभी उसने अचानक शिया शियाओ से कहा, कितना अफसोस है, कुछ लोग अब कभी गा नहीं सकते। शिया शियाओ, मेरा नया गाना इस महीने के आखिर में आने वाला है। ये कहकर लियू कियन जोर से हंस पड़ी। तुम मुझसे कैसे कंपेयर कर सकती हो? उसकी हंसने की आवाज सबके कानों में गूंजती रही। टायो लेले का मन कर रहा था कि अभी जाकर उसे मार दे। उसे साफ पता था कि सिस्टर शियाओ को गाना कितना पसंद है, लेकिन अब वो गा नहीं सकती और उसने जानबूझकर ये बात कही। ये सीधा दिल पर अटैक था। तुम्हारे कदम भी एक पल के लिए रुक गए। तुमने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। शिया शियाओ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके होंठ हल्के से कांपे। लेकिन तभी अचानक एक साफ और मजबूत आवाज सुनाई दी, मम्मी तुमसे अच्छा गाती हैं। तुम बहुत बुरी आंटी हो, सारे बुरे लोग ईविल होते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि मेंग मेंग अपनी माँ के लिए ऐसे बोलेगी। तुम बस एक सेकंड के लिए चौंके, फिर मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। बहुत बढ़िया, आखिर वो तुम्हारी बेटी थी। तुम्हारे दिल में जो थोड़ा गुस्सा बाकी था वो मेंग मेंग की बात सुनते ही गायब हो गया। तुम लोगों ने लियू कियन को नजरअंदाज किया और वहां से निकल गए। फिर सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। रास्ते भर शिया शियाओ और तौ लेले बात करती रहीं। तुम बस चुपचाप साथ चलते रहे। तुम्हारे दिल में कुछ चिंता थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं पूछा। अब जाकर सब बैठ गए थे। आसपास कोई आउटसाइडर नहीं था। शिया शियाओ ने टाओ लेले का हाथ पकड़ा और आखिरकार वो सवाल पूछ लिया जो वो इतने समय से पूछना चाहती थी। लेले, तुम लियू कियन के नीचे काम कैसे करने लगी? और सिस्टर यून कैसी है? वो अब क्या कर रही है? सिस्टर यून पहले शिया शियाओ की एजेंट थी। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी, लेकिन वो हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, बिल्कुल माँ की तरह। शिया शियाओ का सवाल सुनकर तो लेले ने धीरे से कहा, तुम्हारे जाने के बाद थोड़े समय में ही सिस्टर यून को जॉब से निकाल दिया गया। उसने बहुत दिनों तक नई जॉब ढूंढी, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। फिर उसकी माँ बीमार हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उसे हॉस्पिटल में रहकर अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ा। आखिर में उसे सिर्फ नैनी की जॉब मिली। शिया शियाओ ने कभी नहीं सोचा था कि सिस्टर यून की हालत इतनी खराब हो जाएगी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा हो गया। उसे हल्का हल्का वो पुराना समय याद आने लगा जब सिस्टर यून हर काम बहुत अच्छे से संभालती थी। दोनों चुप हो गईं। वो जानती थी कि वो खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रही है। अगर उसने उस वक्त जिद नहीं की होती तो सिस्टर यून की हालत ऐसी नहीं होती। सिस्टर यून ने उसके लिए कई बार कंपनी की बात नहीं मानी थी, और कंपनी के लिए पैसे कमाने वाले लोग ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कंपनी ने भी कुछ नहीं कहा था। उसने सब छोड़ दिया और कह दिया कि वो पीछे हट रहा है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसके बाद सिस्टर यून के साथ कैसा बर्ताव हुआ होगा। माहौल थोड़ा भारी हो गया। कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया। फिर ताई लेले ने शिया शियाओ से थोड़ी देर और बात की और जल्दी में वहां से चली गई। शिया शियाओ का मूड बहुत खराब था। असल में दोपहर में तुम तीनों ने मेंगमेन को एम्यूजमेंट पार्क ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उसका बिल्कुल मन नहीं था। तुम उसका मूड महसूस कर सकते थे। तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बोले। असल में तुम समझ ही नहीं पाते थे कि शुरुआत में शिया शियाओ ने तुमसे शादी क्यों की थी, जैसे उस पर कोई मैजिक हो गया हो। पुराना वाला इंसान नहीं समझ पाया और तुम भी नहीं समझ पाए। शिया शियाओ घर जाना चाहती थी। वो अकेले थोड़ी देर रहना चाहती थी, लेकिन जब उसने मेंगमेन की उम्मीद भरी आंखें देखी, मेंगमेन को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए आखिर में तुम तीनों फिर भी अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। छोटी बच्ची बहुत खुश थी। वो पहली बार अम्यूजमेंट पार्क आई थी। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और एक्साइटमेंट में अंदर भागने लगी। उसने शिया शियाओ का हाथ भी पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि भविष्य में जब भी मेंगमेंग अम्यूजमेंट पार्क की पहली ट्रिप को याद करेगी, उसे दुख महसूस होगा। परिवार ने सबसे पहले कैरोसेल राइड की, फिर कुछ और राइड्स खेले। देखते देखते शाम हो गई और अम्यूजमेंट पार्क की रंग बिरंगी लाइट्स भी जल गईं।
आखिरी राइड फेरिस व्हील थी। तुम मेंगमेंग को गोद में लेकर शिया शियाओ के साथ अंदर बैठे, तब तक मेंगमेंग तुम्हारी गोद में ही सो चुकी थी। फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और नीचे की रंग बिरंगी बिल्डिंग्स छोटी होती जा रही थी। तुम नहीं जानते थे कि शिया शियाओ भी पहली बार एम्यूजमेंट पार्क आई थी और पहली बार फेरिस व्हील पर बैठी थी। उसकी आंखें केबिन के बाहर क्यूरियोसिटी से देख रही थीं। उसकी आंखों में चमक थी। वो बाहर देख रही थी और तुम उसे देख रहे थे। शायद उसने तुम्हारी नजर महसूस कर ली। उसके कान धीरे धीरे लाल होने लगे। उसने चुपके से तुम्हारी तरफ देखा। तुमने पहले कभी उसकी ऐसी नजर नहीं देखी थी और तुम उससे नजरें नहीं हटा पाए। फेरिस व्हील की लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और तुम्हें अचानक लगा कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। फेरिस व्हील अभी भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तभी अगले ही पल कैसल के चारों कोनों से एक साथ फायरवर्क्स आसमान में फूट पड़े और उन फायरवर्क्स की रोशनी में तुमने शिया शियाओ के चेहरे पर पहली बार दिल से निकली हुई मुस्कान देखी। वो मुस्कान सच में दिल से थी। तुम कुछ पल के लिए चुप रह गए। इस वक्त फेरिस व्हील सबसे ऊपर पहुंच गया था। फायरवर्क्स और साफ दिख रहे थे और शिया शियाओ का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। तुम्हें अब पहले जितना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज फायरवर्क्स की आवाज में बहुत हल्की थी। शिया शियाओ को साफ सुनाई नहीं दिया। उसने सवाल भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा। तुमने उसकी तरफ नहीं देखा, बस बाहर आसमान में फायरवर्क्स को देखते हुए धीरे से कहा, तुम बहुत ज्यादा जेंटल हो, ये ठीक नहीं है। लोग तुम्हें हर्ट करेंगे। तुम्हें पहले जितना डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम गाना गाना चाहती हो, ये भी मैं जानता हूँ। और भी बहुत सी चीजें हैं जो तुम करना चाहती हो। फिक्र मत करो, मेंगमेंग का ध्यान मैं रख लूंगा। शिया शियाओ एकदम चुप हो गई। तुमने सिर घुमाया और देखा कि उसके चेहरे पर आंसुओं की 2 लाइनें बह रही थीं। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए तुम्हें देख रही थीं। उसकी आंखों में जो दर्द था, जो शिकायत थी और जो कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स थीं, वो तुम्हें हिला देने के लिए काफी थीं। तुम अचानक नर्वस हो गए। तुम्हें समझ नहीं आया वो अचानक रो क्यों रही है। तुम कौन हो? शिया शियाओ लगातार तुम्हें देख रही थी। उसकी भरोसे से भरी आंखों में धुंध थी। उसकी आवाज साफ थी, ज्यादा तेज नहीं, लेकिन वो सीधा तुम्हारे दिल में जाकर लगी। ये वही था जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते थे। तुम चुप हो गए। धीरे धीरे आसपास सब शांत हो गया, जैसे फायरवर्क्स की आवाज भी गायब हो गई हो। बहुत देर बाद तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और तुम्हारी आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैं बू शिंगई हूँ। शिया शियाओ तुम्हें देखती रही। तुम्हारी मुस्कान ने उसके दिल की धड़कन को पूरी तरह बिगाड़ दिया, जैसे उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा हो। लेकिन तुम्हारा जवाब उससे भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसने तुम्हारी साफ और चमकती आंखों को देखा और उसके आंसू और तेजी से गिरने लगे। उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया, सिर झुका लिया, फिर बहुत हल्की आवाज में बोली, हाँ तुम वो शिंगई हो। अगर तुम वो नहीं हो तो फिर कौन हो सकता है? मैं तुम्हें एक पुरानी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ऑर्फनेज में एक छोटी सी लड़की थी। वो बहुत डरपोक थी, लेकिन ऑर्फनेज में एक लड़का था जो उससे 1 साल बड़ा था और हमेशा उसकी रक्षा करता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे तंग किया तो उस लड़के ने उसे अपने पीछे छुपा लिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। उसने उस छोटी लड़की को बिल्कुल हर्ट नहीं होने दिया। उस छोटी लड़की की नजर में वो उससे 1 साल बड़ा लड़का उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन उसके बाद वो लड़का गायब हो गया। फिर बहुत साल बाद जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने उस लड़के को दोबारा देखा और उसने उसी से शादी कर ली जैसे वो हमेशा चाहती थी। अब उसे आखिरकार एक बात समझ आ गई थी। शिया शियाओ ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर आंसू थे और वो बहुत अकेली और दुखी लग रही थी। उसने आखिरकार अपने दिल का राज बोल दिया। कोई भी उसे कभी समझ नहीं पाया था और सब लोग हमेशा उसे गलत ही समझते रहे थे। सिर्फ वही थी जो हमेशा यकीन करती थी कि तुम इसके लायक हो। लेकिन आखिर में नतीजा इतना बुरा निकला, उसने ना जाने कितनी बार पछतावा किया, जब तक कि अब तुम सामने नहीं आए। उसने तुमसे पूछा, तुम कौन हो? तुमने कहा, मैं गो शेनय, तो मैं गो शिंगई हूँ। उसके लिए बस इतना ही काफी था। तुम्हारी आंखों में नरमी और संतोष था और अचानक तुम्हें शियाओ का दिल समझ आने लगा। तुम्हारी आंखों में प्यार और टेंडरनेस देखकर शिया शियाओ अब खुद को रोक नहीं पाई और सीधे तुम्हारी गोद में आ गई। मेंगमेंग तो पहले से ही तुम्हारी गोद में थी। उसने अपनी जगह कोई और लेते देखा तो हल्की सी आवाज निकाली और उसी में मेंगमेंग की नींद खुल गई। उसने नींद भरी आंखों से देखा कि उसकी मम्मी उसकी जगह पर है। छोटी बच्ची बस एक पल के लिए रुकी, फिर खुश होकर एक हाथ से तुम्हें और दूसरे हाथ से अपनी मां को पकड़ लिया और दोनों के गालों पर किस कर दिया। आज मेंगमेंग के लिए सबसे अच्छा दिन था। तुमने अपनी गोद में बैठी दोनों खूबसूरत लड़कियों को देखा और अचानक तुम्हें लगा कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता। जिंदगी सही दिशा में जा रही है, बस इतना ही काफी है। लेकिन कुछ प्लान्स बदलने पड़ेंगे। धीरे धीरे फायरवर्क्स खत्म होने लगे। फेरिस व्हील भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। शिया शियाओ मेंगमेंग को गोद में लेकर आगे चल रही थी और तुम पीछे पीछे चल रहे थे। तुमने शिया शियाओ को देखा जो अब फिर से पहले जैसी थोड़ी ठंडी हो गई थी और तुमने हल्का सा अपनी नाक छुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक फिर से तुमसे दूरी बनाने लगी हो। शिया शियाओ बहुत नर्वस थी, यहाँ तक कि मेंगमेंग को पकड़ने वाला उसका हाथ भी थोड़ा कस गया था। उसे लग रहा था कि उसके कान और गाल अभी भी गर्म हैं। वो अब भी थोड़ी देर पहले तक तुम्हारी गोद में थी और बिल्कुल एक छोटी लड़की की तरह तुम्हारी गोद में छुप रही थी। उसे ये सब याद आते ही बहुत शर्म आने लगी। उसे पक्का लग रहा था कि तुम मन ही मन उस पर हंस रहे हो। जब वो फेरिस व्हील से उतरी थी उसने तुम्हारे चेहरे पर छुपी हुई मुस्कान देख ली थी। ये सोचते ही वो और तेजी से चलने लगी। वो आधी भाग रही थी
और आधी चल रही थी। तुम्हें समझ नहीं आया कि अचानक इस औरत में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। तुम्हें उसके पीछे चलने के लिए हल्का दौड़ना पड़ा। जब तक तुम लोग एम्यूजमेंट पार्क के गेट तक पहुंचे तब भी शियाओ नहीं रुकी। आखिर में तुम्हें उसे आवाज लगानी पड़ी, क्या तुम पैदल ही घर जाने वाली हो? यहाँ टैक्सी ले लेते हैं। शियाओ जाकर सड़क के किनारे रुक गई, लेकिन उसने तुम्हारी तरफ नहीं देखा। उसे और ज्यादा लग रहा था कि तुम पीछे खड़े होकर उस पर हंस रहे हो, और ये सोचकर उसे और शर्म आ रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिर में एक टैक्सी मिली। उसी वक्त तुम्हारे मन में पहली बार कार खरीदने का ख्याल आया। टैक्सी आराम से कम्युनिटी के गेट पर रुकी। तुमने पैसे दिए, मेंगमेन को गोद में उठाया और सबके साथ घर लौट आए। घर आकर तुम मेंगमेन को उसके कमरे में सुलाने ले गए। वो जल्दी ही सो गई, तुम भी जल्दी सो गए, लेकिन शियाओ को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती, आज अम्यूजमेंट पार्क में जो कुछ हुआ था वही उसके दिमाग में आने लगता। शियाओ ने गुस्से में कंबल खींचकर अपना चेहरा ढक लिया। वो खुद को जबरदस्ती सुलाना चाहती थी, लेकिन उसकी लगातार कांपती पलकें बता रही थीं कि उसके दिल में इस वक्त कितनी बेचैनी है। सुबह 6 बजे तुम हमेशा की तरह टाइम पर उठ गए, दौड़ लगाई, नहाए, खाना बनाया, मेंगमेन को उठाया और अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन खत्म कर लिया। लेकिन शियाओ कमरे से बाहर नहीं आई। तुमने मेन बेडरूम का बंद दरवाजा देखा और सिर खुजाया। शायद कल रात सच में बहुत देर हो गई थी। वो अभी तक नहीं उठी थी और तुम्हारा उसे उठाने का भी कोई इरादा नहीं था। तुमने बस उसके लिए नाश्ता रख दिया। उसके बाद तुमने किचन साफ की, इस्तेमाल किए हुए बर्तन धोए, और जब तुम किचन से बाहर आए तभी शियाओ भी कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी। वो सीधा बाथरूम में जाकर तैयार होने लगी। क्या तुम अभी भी गाना गाना चाहती हो? तुम्हारी आवाज सुनकर शियाओ एक पल के लिए रुक गई। बहुत देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े थे, हाथ में मोबाइल था और चुपचाप उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उसकी हल्की सी आवाज तुम्हारे कानों में आई, हाँ, सिर्फ एक शब्द, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शियाओ के दिल में अभी की जिंदगी ही ऐसी थी जिसकी उसने पिछले 2 सालों में कभी कल्पना भी नहीं की थी। और गाना गाना वो तो बहुत दूर का सपना था। वो बस उसे अपने दिल में दबाकर रख सकती थी। तुमने सिर्फ एक बार उसे स्क्रॉल करके देखा, उसके बाद फिर कभी नहीं देखा था। अब तुमने फिर से उसे खोला और चुपचाप स्क्रीन पर एक एक चीज देखने लगे, बहुत धैर्य से हर मैसेज फिल्टर करते हुए। आखिरकार तुम्हारी आंखें चमक उठीं। फिर तुमने एक प्राइवेट मैसेज खोला और उसे पढ़ने लगे। तुम्हारी उंगलियां अनजाने में स्क्रीन पर टैप करने लगीं, जैसे तुम कुछ सोच रहे हो। असल में वीडियो पोस्ट करने का तुम्हारा मेन पर्पज सिर्फ पैसे कमाना था, और जब काफी पैसे हो जाते तो तुम मेंगमेंग और शियाओ का फ्यूचर सेटल करके चुपचाप चले जाते। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद तुमने अपना फैसला बदल दिया। उस प्राइवेट मैसेज में बहुत सिंपल लिखा था, मिस्टर शिंग्याओ, यिनहाई एंटरटेनमेंट आपको हमारी टीम में शामिल होने का इनवाइट देता है। ये इस दुनिया की बड़ी 3 एंटरटेनमेंट कंपनीज में से एक थी। तुमने बस थोड़ा सा सोचा, फिर बिना झिझक उस मैसेज में दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर डायल कर दिया। कुछ ही रिंग के बाद फोन कनेक्ट हो गया। सामने से राहत भरी आवाज आई, हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुमने कहा, हेलो, मेरा अकाउंट नेम शिंग्याओ है। मुझे आपकी कंपनी से इन्विटेशन मिला था। क्या अभी बात करना कन्वीनियंट है? इस वक्त मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन हेडक्वार्टर्स में यांग चैनलिन को एक कॉल रिसीव होता है जिस पर उसके चेहरे पर हल्का सा एक्सप्रेशन आता है। उसे उम्मीद नहीं होती है कि ये नाम, यानी वो न्यूली इनवाइटेड क्रिएटर, सच में उसे कॉल करेगा। आखिर उसे प्राइवेट मैसेज इनविटेशन भेजे हुए कई दिन हो चुके थे, जिस पर यांग चैंगलिन को लगने लगा था कि सामने वाला एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने वाला नहीं है। हेलो, क्या आप अभी भी लाइन पर हैं? फोन के दूसरी तरफ से एक अच्छी साउंडिंग लड़के की आवाज आती है, जिसे सुनकर यांग चैनलिंग तुरंत रिएक्ट करता है और फिर उसके चेहरे पर एक खुश लुक आ जाता है, क्योंकि इन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही मिस्टीरियस गाय बना हुआ है। मिस्टर न्यू इन्विटेशन, मैं यांग चैनलिंग हूँ, यिनहाई एंटरटेनमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज और एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्टी मिनिस्टर। क्या आप हमारी यिनहाई एंटरटेनमेंट ज्वाइन करना चाहेंगे? जिस पर फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मिनिस्टर यांग, सॉरी, अभी फिलहाल मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपका एक सिंगर रिकमेंड करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी कंपनी की इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। यह सुनकर यांग चैनलिंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वह हल्का सा बिटर स्माइल देता है और सिर हिलाता है, क्योंकि वह चाहता तो मिस्टर न्यू इन्विटेशन को ही था। जिस पर वह कहता है, मिस्टर न्यू इन्विटेशन, हाँ, मैं सिर्फ एक डिप्टी मिनिस्टर हूँ। अगर आप खुद आना चाहें तो आपकी फेम को देखकर मैं खुद डिसीजन ले सकता हूँ, लेकिन अगर बात किसी और की हो तो शायद मुझे आपको डायरेक्टली एग्री करने का राइट नहीं है। दिल में थोड़ी रिलैक्वेंस होने के बाद भी यांग चैनलिंग तुम्हें सीरियसली समझाता है, जिस पर तुम कहते हो, मैं अश्योर कर सकता हूँ कि वो बहुत पावरफुल सिंगर है और मैं उसके लिए सॉन्ग्स भी लिखूंगा। जिस पर अगर फ्यूचर में आपकी कंपनी को सॉन्ग्स की जरूरत होती है तो मैं आपकी यिनहाई एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिशियन भी बन सकता हूँ, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। किसी को भी मेरे पास सॉन्ग लिखवाने के लिए मत भेजना। जो मुझे सही नहीं लगेगा मैं वो नहीं लिखूंगा। अगर आप एग्री करते हैं तो हम स्पेसिफिक डिटेल्स बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है?
फोन के दूसरी तरफ यांग चैनलिंग अब कैजुअली बात नहीं करता है, बल्कि धीरे धीरे चुप हो जाता है, जिस पर उसके दिमाग में तेजी से कैलकुलेशंस चलने लगती हैं। वह इस डील के अंदर की वैल्यू को सोचता है और कुछ देर बाद यांग चैनलिंग मान लेता है कि वह इस बात से काफी टेम्प्ट हो चुका है, लेकिन कंपनी उसकी खुद की नहीं होती है, जिस पर उसे ऊपर बात करनी पड़ती है। फिर वह कहता है, मिस्टर न्यू इन्विटेशन, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अकेले डिसाइड कर सकूं। मैं कंपनी में इस बारे में डिस्कस करता हूं और फिर आपको रिप्लाई देता हूं। चाहे बात बने या ना बने, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जवाब देता हूं। ठीक है, फिर मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। इसके बाद कॉल कट जाता है, जिस पर यांग चैनलिंग बिना देर किए अपना फोन उठाता है और जल्दी से टेंशन के साथ बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुम अपना फोन नीचे रखते हो और कुछ देर सोचते हो, जिसके बाद तुम डिसाइड करते हो कि अभी सामने वाले के रिप्लाई का इंतजार करना सही रहेगा। आखिर यिनहाई एंटरटेनमेंट चाइना की 3 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक होती है, जिस पर अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो तुम कोई दूसरा तरीका ढूंढ लोगे। इसे एक नई कोशिश की तरह माना जा सकता है। इसके बाद तुम हल्की सी राहत की सांस लेते हो, डोर खोलते हो और साइड से बाहर निकलते हो, जिस पर मैंग अभी भी चुपचाप टॉयज के साथ खेल रही होती है और अपने मुंह में कुछ न कुछ बोलती रहती है। वहीं शियाशियाओ नहाकर आ चुकी होती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। जैसे ही उसे डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है, वह सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखती है और फिर तुरंत ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वापस सिर झुकाकर खाने लगती है। लेकिन उसके चेहरे की एक्सप्रेशन तुम्हारी नजरों में आ जाती है और साथ ही उसकी आंखों के नीचे पड़े वो पैंडा आईज भी, जिसे देखकर तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है कि वह कल रात क्या सोच रही थी। उसे सच में इंसोम्निया हो गया था, जिस पर तुम और भी ज्यादा स्प्लिशलेस हो जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि वह आखिर शर्म किस बात की कर रही है, लेकिन तुम उससे एंटरटेनमेंट कंपनी वाली बात नहीं बताते हो, क्योंकि अभी उसे बताने का कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक डोर नॉक होता है, जिस पर तुम सस्पिशियस होकर शियाशी याओ की तरफ देखते हो, लेकिन वह भी उतने ही कंफ्यूज्ड फेस के साथ तुम्हारी तरफ देख रही होती है, जिसे देखकर तुम और भी कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि तुम और शियाशी याओ दोनों ही ऑर्फन होते हो। तुम लोगों के घर तो जैसे हजारों साल में कोई नहीं आता है, जिस पर तुम सोचने लगते हो कि आखिर ये कौन हो सकता है। लेकिन बाहर वाला लगातार डोर पीटता रहता है और आवाज भी ज्यादा लाउड होती जाती है। साफ पता चलता है कि बाहर वाले को काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिस पर वह और ज्यादा जोर से नॉक करने लगता है। तुम भौहें सिकोड़ लेते हो, क्योंकि ये आदमी बहुत रूड लगता है। कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि इतनी जोर से डोर पीटो? जिस पर तुम्हारा चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। तुम उठते हो और डोर की तरफ बढ़ने लगते हो, लेकिन तभी बाहर वाला अचानक जोर से चिल्लाता है, शाबू जल्दी डोर खोलो, मुझे पता है तुम घर पर हो। क्या हुआ, आज हमें ड्रिंक के लिए मैसेज नहीं भेजोगे? इन दो फेमिलियर और शार्प आवाजों को सुनते ही तुम्हारा चेहरा पूरी तरह डार्क हो जाता है। वहीं सियाशी याओ का चेहरा भी और ज्यादा पेल पड़ जाता है, जिस पर वह भौहें सिकोड़कर डोर की तरफ घूरने लगती है। वहीं मेंग अपना छोटा टॉय छोड़कर तुरंत सियाशी याओ की गोद में भागकर चली जाती है, क्योंकि बाहर की लाउड नॉकिंग उसे डरा देती है। यह देखकर तुम्हारा चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। इतने दिनों से तुम बड़ी मुश्किल से मेंग को संभाल रहे थे, उसे प्यार से बहला रहे थे, और अब ये दोनों आकर उसे फिर से डरा देते हैं, जिस पर तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही बात आती है, ये बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। इसके बाद तुम डोर खोलते हो और जैसे ही सामने देखते हो, वहां तुम्हारे पुराने बॉय बैंड के 2 मेंबर खड़े होते हैं, गाओ चेनग और शुबिंग। उन दोनों के चेहरे पर एक फेक सी स्माइल होती है, जिस पर वो तुम्हारे ऊपर से झांक कर घर के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम उन्हें ब्लॉक कर देते हो। शाबू, तुमने इतनी देर से डोर क्यों खोला? क्या तुम हमारा वेलकम नहीं कर रहे हो? उन्हें देखते ही तुम्हारा मन करता है कि सीधे उनके चेहरे पर पंच मार दो, क्योंकि जब से तुम लोग साथ थे तब से ये दोनों लोग हर वक्त तुम्हें ऐसे बुलाते रहते थे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि पहले वाले बॉय ग्रुप में ओरिजिनल की फेस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और आखिर में वही ओरिजिनल होता है, जिसकी वजह से ये बॉय ग्रुप डेब्यू कर पाता है। लेकिन जैसे ही उनका नाम खत्म होने लगता है, वैसे ही उनके चेहरे भी बदलने लगते हैं, जिस पर वो हर बार शाओबू कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग जिनके बारे में ओरिजिनल पहले सोचता था कि उनसे रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, अब वही सबसे ज्यादा फनी लगते हैं। लेकिन तुम पहले वाले बेवकूफ शाओबू नहीं होते हो, जिस पर नेचुरली तुम उन्हें कोई अच्छा फेस नहीं देते हो। तुम सीधे उन्हें देखते हुए कहते हो, तुम दोनों का यहाँ वेलकम नहीं है, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। जिस पर दाईं तरफ खड़ा गौ चेनग अपनी फेक स्माइल के साथ एक कदम आगे बढ़ता है। शाबू, आज तुम्हारा मूड खराब है क्या? तुम तो हमेशा हमें देखने के लिए बेचैन रहते थे, अब हम आ गए हैं तो ये एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? मुझे पता है तुम ड्रिंक नहीं करते हो। चलो, ब्रदर गौ तुम्हारे साथ 2 ग्लास पी लेता है। अगर पहले वाला शाबू होता तो शायद खुशी खुशी इन्हें अंदर बुला लेता और उनके साथ ड्रिंक भी करता, लेकिन तुम वो नहीं होते हो, जिस पर तुम सीधे डोर बंद करने लगते हो और गौ चेन का आगे बढ़ा हुआ हाथ साइड में हटा देते हो। तुम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहते हो, शराब वापस ले जाओ, मैं अब फ्यूचर में नहीं पीऊंगा और मैं तुम लोगों से दोबारा मिलना भी नहीं चाहता, आगे से मेरे पास मत आना। यह सुनकर गौ चेंग का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। वह एक कदम आगे आता है और तुम्हें घूरने लगता है। फिर वह शुबिन की तरफ मुड़कर देखता है, जिस पर दोनों अचानक हंसने लगते हैं। शाओबिन, मैंने सही सुना ना? इसने कहा कि यह हमसे मिलना नहीं चाहता। गाओ चेंग अपने कान को उंगली से छूते हुए ऐसे दिखाता है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो, जिस पर शुबिन भी हंसते हुए कहता है, ब्रदर गाओ,
आपने सही सुना। लगता है ये कि लिंक पर बेट लगाकर खुद को बहुत अमेजिंग समझने लगा है। अब तो सच में इसका दिमाग खराब हो गया है। इसे लगता है कि ये अभी भी पहले जितना हैंडसम है। जिस पर गौ चेन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ जाता है। वह तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर कहता है, तुम अपनी हालत देखो। क्या तुम भूल गए हो कि पहले तुम कैसे हमारे पीछे घूमते थे और हमें बार बार रिक्वेस्ट करते थे? तुम सामने खड़े इन दोनों क्लाउन जैसे लोगों को देखते हो और कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हो। इन दोनों ने स्टेज पर कॉस्ट्यूम पहनकर फेस बदलना, फेक सिंगिंग करना और हार्मनी दिखाना बहुत अच्छे से सीख लिया होता है। जिस पर तुम सबकॉन्शियसली पीछे मुड़कर बंद डोर की तरफ देखते हो, क्योंकि मेंगमेंग और शाशियाओ अभी भी घर के अंदर होते हैं और अगर यहाँ झगड़ा होता है तो वो माँ बेटी फिर से डर जाएंगी। जिस पर तुम हाथ उठाकर गौ चेंग के कंधे पर रखते हो और उन्हें बाहर जाने का इशारा करते हुए कहते हो, अगर कुछ कहना है तो बाहर चलो। इतना कहने के बाद तुम उन्हें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देते हो। तुम एक हाथ से गौ चेंग को और दूसरे हाथ से शुबिन को पकड़ लेते हो और उन्हें सीधे बाहर ले जाने लगते हो। जिस पर गाओ चेंग और शुबिन तुरंत तुम्हारे हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। चाहे वो जितनी कोशिश करें, वो तुम्हारे हाथ से निकल ही नहीं पाते हैं। फिर तुम उन्हें फ्लोर के बाहर तक ले जाते हो और वहीं जाकर छोड़ देते हो। जिस पर गौ चेंग और शुबिन के चेहरे लाल हो जाते हैं। वो यहाँ तुम्हें मैनिपुलेट करने आए थे, लेकिन तुम्हारी ताकत देखकर कुछ देर के लिए खुद डर गए थे। फिर गाओ चेनक तुम्हें घूरते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि हम यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर उसके बोलने के तुरंत बाद शुबिन जल्दी से कहता है, हम तुम्हें साउदर्न ग्रुप में वापस बुलाने आए हैं। क्या तुम हमेशा से वापस नहीं आना चाहते थे? गाओ चैनग और शुबिन देखते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन उनकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई देती है। जिस पर वो आगे कहते हैं, तुम हमेशा कहते थे कि शशि याओ ने तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। अब हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तुम वापस आ सकते हो, लेकिन तुम्हें शशि याओ को डिवोर्स देना होगा। कैसा है? सिंपल डील है ना? यह सुनकर तुम कुछ सेकंड तक उन्हें देखते रहते हो। तुम्हें सच में समझ नहीं आता कि क्या ये दोनों खुद ही अपने झूठ पर यकीन करने लगे हैं। फिर तुम कोल्ड आवाज में कहते हो, तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो तो अब यहाँ से निकल जाओ। तुम उन्हें बिल्कुल भी फेस नहीं देते हो, बल्कि पहले से भी ज्यादा सीधे तरीके से मना कर देते हो। जिस पर दोनों के चेहरे और ज्यादा लाल हो जाते हैं। वो ऐसे लगते हैं जैसे कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत याद आते ही हिम्मत नहीं कर पाते हैं। फिर तुम हाथ बढ़ाकर गौ चेंग के कंधे पर थपथपाते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी पकड़ इतनी टाइट होती है कि उसका चेहरा दर्द से बदल जाता है। जिस पर तुम उसके कान के पास झुककर कहते हो, मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। वापस जाकर अपने मास्टर से कहना कि वो आगे से याओ को परेशान करने की कोशिश ना करे, वरना तुम अपनी बात पूरी नहीं करते हो। बल्कि इतना कहकर सीधा मुड़ जाते हो और वापस घर की तरफ चलने लगते हो। तुम्हारी बैग को देखते हुए गाओ चेनग और शुबिन के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। उनकी आंखें तुम्हें घूर रही होती हैं। जिस पर शुबिन अब भी थोड़ी नाराज आवाज में कहता है, ब्रोदर गौ, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? गाओ चेनग अपने उस कंधे को पकड़ता है जहां तुमने हाथ रखा था। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। फिर वह दांत भींच कर कहता है, नहीं तो और क्या करें? लेकिन अजीब बात है, ये अचानक किसी और इंसान जैसा क्यों लगने लगा है? इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो गई? जिस पर दोनों आखिर में मजबूरी में वापस चले जाते हैं। तुम जब वापस घर के अंदर आते हो तो याओ तुम्हें क्वेश्चन भरी नजरों से देखती है। जिस पर तुम कैजुअली कहते हो, वो लोग चले गए, अब फ्यूचर में वापस नहीं आएंगे। इतना कहकर तुम आगे बढ़ते हो, मेंगमेन को गोद में उठाते हो और सोफा पर जाकर बैठ जाते हो। फिर तुम ऐसे बिहेव करने लगते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मेंगमेन के साथ खेलने लगते हो। जिस पर याओ कुछ सेकंड तक तुम्हें देखती रहती है और फिर धीरे से मुड़कर वापस खाना खाने लगती है। इसके बाद घर का माहौल फिर से पहले जैसा वार्म हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ गौ चेंग और शुबिन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अभी अभी उन्हें तुमसे इंसल्ट मिली होती है और उसके बाद उन्हें लियू केन से भी बुरी तरह डांट पड़ती है, क्योंकि उन्होंने लियू केन से प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें मना लेंगे, लेकिन यहाँ आकर वो सीधे भगा दिए जाते हैं। जिस पर दोनों के दिल में तुम्हारे लिए और ज्यादा नफरत भर जाती है। और फिर शाम को तुम्हारे फोन पर एक कॉल आता है, मिस्टर हारुका शिन, हमने डिस्कस किया है कि आप कंपनी में किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वालों का कहना है कि फिलहाल आपके पास सिर्फ 2 सॉन्ग्स हैं और उनमें से एक डाइंग चिल्ड्रन सॉन्ग है। गलत मत समझिए, दोनों सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी भी आपकी कंपोजिंग एबिलिटी देखना चाहता हूं। आखिर बिना कंपोज किए ये जानना आसान नहीं है। जिस पर तुम्हें तुरंत समझ आ जाता है कि सिर्फ 2 सॉन्ग्स की वजह से सामने वाला अभी भी तुम्हारी एबिलिटी पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा है। कंपोजिंग, हाँ कर सकता हूँ। तुम्हारा जवाब सिंपल और साफ होता है, जिस पर यांग चैंगलिन के दिल में जो टेंशन चल रही होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। आज पूरे दिन वह तुम्हारे लिए ऊपर तक बात करता रहा होता है। वह तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा करता है, लेकिन ऊपर वालों के मन में अभी भी डाउट होता है। फिर भी आखिर में कंपनी तुम्हें एक मौका देने के लिए रेडी हो जाती है। जिस पर यांग चैंगलिन कहता है, असल में हुआंग ने हाल ही में कई एंटरटेनमेंट कंपनीज को एक मुश्किल प्रॉब्लम दी है। उन्होंने बहुत सारे लिरिक्स और सॉन्ग्स इनवाइट किए हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी काम उन्हें में पसंद नहीं आया। आखिर में सबको पास कर दिया गया।
जिस पर अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो कंपनी को आगे कभी भी आप पर डाउट नहीं रहेगा। मिस्टर शिन्याओ, क्या हम मिलकर इस बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं? आपको यहाँ आना होगा ताकि आप लाइव लिरिक्स और कंपोजिशन करके दिखा सकें। यांग चैनलन बहुत सिंसियरली ये बात कहता है क्योंकि वह भी इस मिस्टीरियस आदमी से मिलना चाहता है। तुम कुछ देर सोचते हो, घर पर बच्चों का ख्याल रखने के अलावा कोई और जरूरी काम नहीं होता है, जिस पर तुम जल्दी से एग्री कर देते हो। ठीक है, कब और कहाँ? मोडू, अगर पॉसिबल हो तो बेहतर होगा कि आप कल ही आ जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी होगा उतना ही ये आपकी वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो फिर कल दोपहर। इसके बाद कॉल कट जाता है, जिस पर तुम अगले दिन सुबह 10 बजे की टिकट बुक कर लेते हो। कुछ देर बाद तुम सो जाते हो। फिर जब मैंगमैंग वापस आती है तो वह तुम्हें सोता हुआ देखती है, जिस पर मैंगमैंग धीरे धीरे सोफा तक आती है और चुपचाप तुम्हारी गोद में घुस जाती है। तुम्हें अपने सपने में ऐसा फील होता है जैसे कोई छोटी किटन तुम्हारे चेहरे से खेल रही हो, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिस पर तुम थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर आंखें खोलते हो और फिर तुम्हारे कानों में मैंगमैन की खुश हंसी सुनाई देती है। तुम नीचे देखते हो तो पता चलता है कि तुम्हारी प्यारी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से तुम्हारी नाक दबा रही होती है। पापा, खाना खा लो। यह सुनकर तुम मन ही मन मुस्कुरा देते हो। तुम्हें अचानक फील होता है कि ऐसी लाइफ भी काफी अच्छी है। उसी समय रेस्टोरेंट की तरफ से खाने की खुशबू भी आने लगती है, जिस पर तुम्हें और ज्यादा भूख लगने लगती है। फिर शियाशियाओ किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में 2 बॉल्स राइस होते हैं। वह तुम्हारी तरफ देखती है और फिर कहती है, तुम अभी तक नहीं उठे थे, इसलिए मैंने खाना बना लिया। जिस पर तुम मैंगमैन को गोद में उठाते हो और टेबल की तरफ चलते हो। टेबल पर रखा खाना देखकर तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। खाना पूरा कलर और फ्रेग्रेंस से भरा होता है। तुम तुरंत कहते हो, वाह, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी तारीफ सुनकर शियाशियाओ थोड़ा शय हो जाती है। वह हल्का सा सिर हिलाती है और फिर वापस किचन में जाकर एक और बाउल राइस लेकर आती है। इसके बाद पूरा फैमिली साथ बैठकर खाना खाने लगता है, जिस पर तुम क्रिस्पी मीट का एक छोटा पीस उठाकर मैंगमैन के मैंगमैन के बाउल में रख देते हो। फिर तुम शियाशियाओ की तरफ देखते हो और कैजुअली कहते हो, बाय द वे, मैं कल बाहर जा रहा हूँ अंता, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन बाद वापस आऊंगा। शियाशियाओ उस समय सूप पी रही होती है, लेकिन तुम्हारी बात सुनते ही वह अचानक चौक हो जाती है और जोर से खांसने लगती है, जिस पर तुम जल्दी से उसके पास जाते हो और उसकी बैग थपथपाने लगते हो। तुम्हारे चेहरे पर साफ वरी दिखाई देती है। वहीं शियाशियाओ जल्दी से अपना मुंह पोंछती है, क्योंकि तुम्हारे अचानक बाहर जाने की बात सुनकर वह सच में घबरा गई होती है। फिर तुम उसकी तरफ देखते हो और धीरे से कहते हो, सॉरी, मैंने तुम्हारी ओपिनियन पूछे बिना ही डिसाइड कर लिया, लेकिन मैंगमैन ने कहा था कि तुम्हें सिंगिंग पसंद है। मुझे लगा तुम्हें ये अच्छा लगेगा। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि तब तक कुछ फिक्स नहीं हुआ था, लेकिन अब दूसरी कंपनी ने मुझे बात करने के लिए बुलाया है, जिस पर अगर इस बार बात हो गई तो तुम ओपनली फिर से सिंग कर पाओगी। यिनहाई एंटरटेनमेंट काफी अच्छी कंपनी है। यह सुनकर शियाशियाओ कुछ देर तक तुम्हें देखती रहती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि तुम ये सब उसके लिए कर रहे हो, जिस पर तुम दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। धीरे धीरे शियाशियाओ की आंखें हल्की लाल होने लगती हैं। उसकी आंखों में पानी भर जाता है और उसका पूरा एक्सप्रेशन अचानक बहुत सॉफ्ट हो जाता है। उसका ये लुक देखकर तुम्हारे लिए भी उसे देखना मुश्किल हो जाता है, जिस पर तुम थोड़ा सिर झुका लेते हो। फिर शियाशियाओ धीरे से कहती है, मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, सच में बहुत पसंद है। उसकी आवाज धीरे धीरे और ज्यादा फर्म होने लगती है, क्योंकि उसे सिंगिंग पसंद होती है और वह ताओ लेले और सिस्टर यून की भी हेल्प करना चाहती है, ताकि उन्हें आगे कभी किसी के सामने दबना ना पड़े। जब से वह ताई लेले से मिली होती है, तब से वह हमेशा उनकी चिंता करती रहती है, जिस पर तुम सिर उठाकर उसे देखते हो और हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हो, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पसंद है तो वही काफी है। अगली सुबह तुम जल्दी निकलने के लिए रेडी हो जाते हो। फिर तुम शियाशियाओ की तरफ देखते हो और कहते हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, शायद 1 या 2 दिन में, चिंता मत करना। इसके बाद तुम टैक्सी बुलाते हो और एयरपोर्ट के लिए निकलने लगते हो। जाने से पहले तुम मुड़कर शियाशियाओ की तरफ देखते हो, जिस पर शियाशियाओ धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखों में साफ रिलिक्वांस दिखाई देती है। पहले वह हमेशा तुमसे दूर भागना चाहती थी, लेकिन उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ कुछ दिनों में उसे तुम्हारे जाने का इतना बुरा लगेगा। आखिर तुम सिर्फ 2 दिन के लिए ही तो जा रहे होते हो, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे बहुत लंबे समय के लिए दूर जा रहे हो। तुम खुद को काम रखते हो, फिर उसकी तरफ देखना बंद कर देते हो, मुड़ते हो और टैक्सी में बैठ जाते हो। कार धीरे धीरे दूर जाने लगती है, जिस पर रियर व्यू मिरर में दिख रही वो 2 छोटी शैडोज धीरे धीरे और छोटी होती जाती हैं। तुम आंखें बंद कर लेते हो, क्योंकि तुम खुद भी नहीं समझ पाते हो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। 3 घंटे बाद तुम प्लेन से नीचे उतरते हो, जिस पर तुम्हें तुरंत मोडू की भीड़ और उसका एक्साइटमेंट फील होने लगता है। जियांगचेंग के मुकाबले यहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जिस पर भीड़ के बीच से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तुम बड़ी मुश्किल से लोगों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हो और आखिर में एग्जिट 5 तक पहुंच जाते हो। वहां पहुंचकर तुम राहत की सांस लेते हो और बाहर खड़े होकर सामने देखने लगते हो। तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग बोर्ड्स पकड़े खड़े होते हैं, जिस पर तुम भीड़ में अपना नाम ढूंढने लगते हो, क्योंकि आने से पहले तुम्हारी यांग चैनलिंग से बात हो चुकी होती है और उसने कहा होता है कि वह तुम्हें इसी एग्जिट पर लेने आएगी। इसकी वजह से तुम काफी देर तक उसे ढूंढते रहते हो,
और फिर आखिरकार तुम्हें एक लंबी वुमन दिखाई देती है जिसने पीच कलर की ड्रेस के ऊपर एक प्रोफेशनल सूट पहना होता है। उसके हाथ में शिंग्याओ का कार्ड होता है जिस पर तुम आगे बढ़कर उसे वेव करते हो। हेलो, क्या आप मिनिस्टर यांग हैं? जिसके जवाब में वह कहती है, मैं शिंग्याओ हूं। फिर वह हल्का सा अनहैप्पी होकर कहती है, सॉरी तुम्हें इतनी देर वेट करवाया। जिस पर यांग चैनलिंग सामने खड़े इंसान को देखती है और उसकी आंखों में सरप्राइज की एक हल्की सी झलक आती है। फिर यांग चैनलिंग अपने मन में थोड़ा रिग्रेट भी फील करती है, अगर मैं तुम्हें साइन कर पाती तो कितना अच्छा होता। फिर वह कहती है, हेलो, मैं यांग चैनलिंग हूँ, मैं भी अभी अभी आई हूँ। मिस्टर शिंग्याओ, आप सच में काफी यंग हैं। यांग चैनलिंग के चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल होती है जिस पर वह धीरे से तुम्हारे साथ हैंडशेक करती है और फिर हाथ छोड़ देती है। इसके बाद वह कहती है, चलो इस तरफ चलते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं। मेरी कार अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी है और अभी हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। पहले कहीं बैठकर कुछ खा लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। जिस पर तुम सिर हिलाते हो और फिर यांग चैनलिंग के साथ साइड बाय साइड बाहर की तरफ चलने लगते हो। यांग चैनलिंग सच में वर्कप्लेस की बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होती है। चलते हुए वह लगातार कोई ना कोई टॉपिक निकालती रहती है जिस पर वह तुमसे बातें करती जाती है। उसने सोचा था कि तुम्हारी उम्र का कोई लड़का शायद ज्यादा बात नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वह तुमसे बात करती है तो उसे पता चलता है कि तुम उसके हर टॉपिक के साथ आसानी से चल लेते हो और तुम बाकी यंग लोगों की तरह बिल्कुल भी सिर्फ ऊपर देखकर बात करने वाले नहीं होते। जिस पर यांग चैनलिंग तुम्हें और भी ज्यादा रिस्पेक्ट से देखने लगती है। सच में टैलेंटेड लोग कहीं भी अपना नाम बना लेते हैं, तुम नहीं जानते, लेकिन यांग चैनलिंग फिर से तुम्हारी तरफ देखती है। अगर तुम्हें पता होता तो शायद तुम कुछ बोल ही नहीं पाते। तुम्हारे पास दो तरह की स्किल्स होती हैं और ऊपर से तुम अभी सिर्फ अपनी 50s में ही होते हो। अगर तुम्हारे पास इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस ना होती तो शायद तुम सीधा कोई रोब ढूंढ लेते। इसके बाद तुम दोनों कार में बैठ जाते हो। तुम खिड़की के बाहर की बिजी सिटी को देखते रहते हो जिस पर यांग चैनलिंग बीच बीच में तुम्हें यहाँ की लोकल खासियतों के बारे में बताती रहती है। और फिर थोड़ी ही देर में तुम दोनों एक खास रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हो। खाना आने का वेट करते हुए यांग चैनलिंग सीधे मेन टॉपिक पर आ जाती है। मैं तुम्हें मिस्टर गू बुलाऊंगी। मुझे नहीं पता कि इस बार तुम किसे रिकमेंड करना चाहते हो, कोई एमेचर या फिर कोई प्रोफेशनल सिंगर। जिस पर तुम कहते हो, मुझे नहीं पता कि मिनिस्टर यांग ने हारुमे शिमोनिशी का नाम सुना है या नहीं। वह पहले एक सिंगर थी लेकिन बाद में उसने यह इंडस्ट्री छोड़ दी। अब वह वापस आने के बारे में सोच रही है। बिजनेस की बात आते ही यांग चैनलिंग तुरंत इंटरेस्टेड हो जाती है। उसने पहले शिंग्याओ के सॉन्ग्स सुने होते हैं। 2 साल पहले की वह फेमस लिटिल फ्लावर, जिसकी सिंगिंग स्किल्स सच में बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जिस वजह से यांग चैनलिंग थोड़ा हेजिटेट करती है वह ये होती है कि हारुमेई को अपनी रिलेशनशिप एक्सपोज होने की वजह से इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी थी और जिससे वह प्यार करती थी वह एक ऐसा लिटिल व्हाइट फेस माना जाता था जो कुछ नहीं करता था। इसलिए यह मामला काफी मुश्किल माना जाता है। जिस पर यांग चैनलिंग कुछ देर सोचती है, फिर वह अपने बालों को हल्का सा पीछे करती है और तुम्हारी तरफ देखकर कहती है, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि मिस्टर गू का उसके साथ क्या रिलेशन है। क्या तुम जानते हो कि उसने पहले इंडस्ट्री क्यों छोड़ी थी? जिस पर तुम यांग चैनलिंग की आंखों में देखते हो और फिर धीरे से कहते हो, वह मेरी वाइफ है। यह सुनते ही यांग चैनलिंग जैसी एक्सपीरियंस्ड वुमन भी शॉक हो जाती है। हस्बैंड और वाइफ, क्या वह लेजेंडरी लिटिल व्हाइट फेस तुम ही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हारुमेई शिमोनिशी ने पहले वाले इंसान से डिवोर्स कर लिया हो और फिर किसी दूसरे के साथ हो गई हो? तुम उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाते हो कि वह क्या सोच रही है। जिस पर तुम हल्का सा बिटर स्माइल करते हो और फिर कहते हो, तुमने सही सोचा। जब उसकी रिलेशनशिप एक्सपोज हुई थी तब उसी के साथ मैंने भी इंडस्ट्री छोड़ दी थी। यांग चैनलिंग ने हारुमेई शिमोनिशी का नाम तो पहले सुना होता है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह किसके साथ थी। तुम्हारी तरह का कोई इंसान जो पहले एक आइडल बॉय ग्रुप में था और जो सिर्फ अपने फेस की वजह से फेमस था, उस पर वह नेचुरली ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अब यांग चैनलिंग के मन में थोड़ा डाउट आने लगता है, क्या वे दोनों सॉन्ग्स सच में तुमने लिखे थे? लेकिन तुम उसे ज्यादा देर सोचने का मौका नहीं देते और फिर उसकी हेजिटेंट एक्सप्रेशन को देखकर आगे कहते हो, क्या उसे तुम्हारी कंपनी में शामिल करना इतना मुश्किल है? अगर सच में मुश्किल है तो मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा। फिर तुम आगे कहते हो, और मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट नहीं है कि वह तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करे। मैं चाहता हूं कि कंपनी में आने के बाद उसे सबसे बेस्ट रिसोर्सेज और पूरी फ्रीडम मिले, उसके कॉन्ट्रैक्ट पर कोई रोक ना हो। इसके बाद तुम कहते हो, सत्य आखिर में बात सिर्फ इंटरेस्ट की है। मुझे यकीन है कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो वह और भी ऊपर जाएगी। इसलिए मैं अब भी चाहता हूं कि तुम इस बारे में अच्छे से सोचो। तुम एक ही सांस में सब कुछ कह देते हो और फिर आराम से पानी का एक सिप लेते हो। जिस पर यांग चैनलिंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। साफ दिख रहा होता है कि वह थोड़ा मुश्किल में पड़ गई है। फिर वह कहती है, आखिर में अगर हम कोऑपरेट नहीं कर पाए तो सिर्फ तुम्हारे रिलीज किए हुए 2 सॉन्ग्स की वजह से उनकी इतनी बड़ी वैल्यू नहीं बनती। फिर वह आगे कहती है, मैं हारुमेई शिमोनिशी की सिंगिंग स्किल्स को मानती हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ सिंगिंग स्किल्स से काम नहीं चलता। मुझे लगता है तुम ये बात जानते हो। उसे दोबारा सामने लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो टॉप रिसोर्सेज और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीडम तुम मांग रहे हो, उस तरह की चीजें हमारी कंपनी में लगभग कभी नहीं हुई हैं। इसलिए हमें इस मैटर पर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि यांग चैनलिंग सीधे मना नहीं करती, लेकिन उसकी बातों से साफ समझ आता है कि यह लगभग एक रिफ्यूजल ही है। जिस पर तुम कहते हो, तुम लोग इस बारे में सोच सकते हो, लेकिन मैं भी यहाँ अपनी तरफ से साफ बोल रहा हूँ।
सिर्फ इस बार की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि फ्यूचर में तुम्हें जो भी चाहिए होगा, चाहे सॉन्ग्स हो या फिर स्क्रिप्ट, कोई भी जॉनरा क्यों ना हो, जब तक तुम बोलोगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और मैं अब भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों साथ में सक्सेसफुली काम कर पाएंगे।